अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 फरवरी 2020 को यहाँ पर अलिफ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के दफ्तर पर माशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें दो सीनियर एडवोकेट्स को दावत दी गई यहाँ पर आकर प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। इस प्रोग्राम की वजह ये है कि कई सारे हमारे दिमाग में जो सवालात होते हैं, लॉ रिलेटेड सवालात होते हैं, वो सवालात को हम किसी से पूछ नहीं सकते, किसी एडवोकेट से मिल नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दो सीनियर एडवोकेट्स को इनवाइट किया है, ताकि आप उनसे मुखातिब हो और आपके दिमाग में जितने भी अगर सवालात है, लॉ रिलेटेड सवालात है, वो सवालात आप उनसे पूछ सके और इंशाल्लाह आप उसके जवाब हासिल कर सकते हैं। लाइव व्यूवर्स के लिए भी मैं कहता हूँ कि आपके पास भी अगर कुछ सवालात है, लॉ रिलेटेड सवालात है, तो आप जो है आप कमेंट सेक्शन में आपका सवाल कर सकते हैं। आपके जवाबात इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। अभी मैं जो है दो सीनियर एडवोकेट जो है उनका तारुफ देता हूं इंशाल्लाह, उसके बाद मैं उनको दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए इंशाल्लाह। पहले है एडवोकेट एतमाद साहब, जो माशाल्लाह से सीनियर एडवोकेट है, आप फैकल्टी है, तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट के फैकल्टी है और आप बेहतरीन टीवी चैनल्स पर कई साल आपने इंटरव्यू भी किया है, कई लोगों का कानूनी तौर पर भी इंटरव्यू किया और बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, लॉ रिलेटेड नॉलेज रखते हैं और आप फैकल्टी रह चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी नॉलेज आपको माशाल्लाह से। दूसरे है जनाब एडवोकेट गुलाम रब्बानी साहब, जो आप देख रहे हैं अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन, उसके आप रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर है माशाल्लाह। तो हमसे खास जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, रजिस्टर्ड मेंबर है और सोशल एक्टिविस्ट भी है माशाल्लाह से। कई सारे केसेस और कई सारे जो है सोशल एक्टिविटीज़ में आपने साथ दिया है। तो मैं आप दोनों को भी दावत देता हूँ कि आप इंशाल्लाह माइक पर आए और हम ऑडियंस से सवालात भी लेंगे, भाइयों की तरफ से भी लेंगे, बहनों की तरफ से भी लेंगे और ऑनलाइन भी सवालात इंशाल्लाह हम लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो पूछा है। प्रोवोकेशन, किसी भी किस्म का प्रोवोकेशन सबसे पहले अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। एक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी चीज़ है लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आदमी को राइट्स है, ड्यूटीज़ है। राइट्स ड्यूटीज़ के अंदर यह आता, किसी भी आदमी को जो है राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है। एक आदमी अपने एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच जो है ना, उसका राइट है, उसको उन्हें कुछ भी जाहिर कर सकता, उसके जो ख्यालात है जाहिर कर सकता, चाहे वो ख्यालात जो है उसके मुआफिक हो या फिर उसके खिलाफ हो, यानी प्रो या अगेंस्ट, दोनों सूरतों में आदमी अपना ख्याल एक्सप्रेशन जाहिर कर सकता, उसको राइट है। शर्त यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर होना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक पिलर्स है या लॉ है, इसको वॉलेट नहीं होना। आपको कोई अगर एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के तहत जो है अगर कोई जाहिर करना चाह रहा तो उसको जाहिर करने दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तलवार पकड़ के आना और किसी भी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए जो है ना उसके खिलाफ बोलना, किसी फ़िरक़े के खिलाफ, या फिर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश करना, या फिर दस्तूर के ख़िलाफ़ बात करना, ये सारी चीज़ें गलत है। अगर ऐसी चीज़ें अगर वो करने के लिए वो कर रहे हैं तो वैसे जो है ना चीज़ों को परमिशन नहीं देना चाहिए। और अगर जो है ना परमिशन देने के बाद ऐसी चीज़ें हो रही तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होना। कौन सा भी फ़िरका हो, कुछ भी हो, मैं कोई जो ना कोई प्रो ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी निकालो, हर एक को एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच है, वो लोग दे सकते, एक्सप्रेशन कर सकते वो लोग, कोई उसमें जो है ना दो राय नहीं है कि जो है ना ये लोग नहीं करना। लेकिन कर रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से लोगों को डिफेंड करना है, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी चीज़ जो प्रोवोकेशन इंटेंट है उसके अंदर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी चीज़ को सख्त से सख्त तरीके से रोक देना चाहिए। पूछना चाह रहे हैं कि जो है तलवार लेकर के, या जैसा आप मेरे गुलाम रब्बानी साहब बोले कि प्रोवोकेशन जो है, तो देखिए आईपीसी की दफ़ात है जिसमें जो है अगर कोई इस किस्म से किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट हो रहा, या फिर उस रैली में या उस प्रोटेस्ट में हम मुल्क के ख़िलाफ़ या मुल्क की सरकार के ख़िलाफ़ ऐसे कोई बातें कर रहे हैं जिसको सेडिशन चार्ज भी कहा जाता है, तो इस किस्म से अगर जो है कोई आपको इस तरीके से दिख रहा है तो इस पर एक्शन भी फिर दो तरीके से होता है। एक तो सूमोटो, पुलिस खुद उस पर एक्शन ले सकती है, और आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ स्टेट्स में ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि जो है पुलिस जो है बायास्ड वे में काम कर रही है, तो इसमें फिर आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमको कुछ ऐसी चीज़ महसूस हो रही है कि भाई वो लोग इस किस्म से किसी किस्म का प्रोवोकेशन कर रहे हैं या किसी किस्म का जो है वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, तो फिर आप पहल कीजिएगा और आप दरख्वास्त दीजिए पुलिस में, उसके बाद फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा। जी एक जनरल सवाल ये आ रहा जी। जिस तरह सीएए जो है एनआरसी एनपीआर का ये है, तो इस ताल्लुक से ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस बारे में आप दोनों की अपनी अपनी राय।
जी, ग़ुलाम रब्बानी साहब इस पर पहले बात कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर जो चीज़ रह जाएगी मैं बात कर लूँगा। जी अच्छा, मैं ही बोल देता हूँ। देखिए, पहले तो हर जगह यही बात चल रही है CAA, NRC और NPR की, और काफ़ी कुछ हम सुन भी रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को रिपीटेड सुन रहे हैं हम। तो अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो हुआ, जिसमें 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को जो है ये उनको मौका दिया गया कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो परसिक्यूटेड लोग हैं, यानी जिनको रिलीजन की वजह से उनके ऊपर कोई हरासमेंट्स हो रहे हैं या उनको अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर आए, उनको जो है उस CAA कानून के तहत सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। NRC जो है हमारे पास पहली बार 1951 शायद 1950 या 51 में हमारे पास जो है पहली बार NRC नाफिज हुआ। उसके बाद से आज तक कहीं पर भी NRC हिंदुस्तान के लेवल पे नाफिज नहीं हुआ, सिर्फ आसाम में इसलिए नाफिज किया गया था कि 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब बांग्लादेश से काफ़ी लोग जो है इंडिया में मुंतकिल हुए, कई उसके बेसिस थी, तो वो सब पता ही है आप लोगों किस बेसिस की वजह से वो लोग आए। तो आसाम का जो कल्चर है, आसाम के जो लोग हैं, उन्होंने ये महसूस किए कि भाई ये लोग दाखिल होने से हमारे जो है कल्चर पे इफ़ेक्ट हो रहा, हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट हो रहा, हमको जॉब्स नहीं मिल सक रहे। तो ये लोगों का बड़े दिनों से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा था कि भाई बांग्लादेशियों को जो है अलग किया जाए। तो राजीव गांधी साहब के ज़माने में जो है आसाम अकॉर्ड हुआ, वायदा तो कर लिया गया था, लेकिन बाद में फिर जो है उसको नाफिज नहीं किया गया कि भाई कौन इलीगल है, इमिग्रेंट्स, उनको हम देखेंगे, फिर बाहर उनको फॉरेनर्स बाहर भेजा देंगे। इस किस्म से जो है अकॉर्ड हुआ था, लेकिन उस पर नाफिज नहीं किया गया। आसाम में जब लास्ट असेंबली इलेक्शंस में जो है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के उठी कि हम इसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बीजेपी तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सरपरस्ती में आसाम में NRC नाफिज हुआ। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो इसमें कई करोड़ का जो है उसमें पैसा लगा, और जो है उसमें कई 50,000 लोग जो है उसमें काम किए, और 19 लाख कमोपेश जो है लोग जो है रजिस्टर के बाहर हो चुके, जिसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं, और मुस्लिम लोग भी जो है 4-5 लाख उसमें अप्रॉक्सीमेटली लोग हैं। तो अब CAA आने के बाद हम लोगों में जो इंटेलेक्चुअल्स है उनमें ये चीज़ें उभरने लगी कि जो है भाई ये CAA तो ऐसा दिख रहा है कि जो है वो 12 या 13 लाख जो हिंदू लोग हैं वो CAA के तहत अंदर आ जाएंगे, इंडिया में उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि CAA कानून के तहत जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, सेक्शन 2 में उसका जिक्र है, उसका अमेंडमेंट करके, तो उसमें ये बताया गया कि भाई 6 रिलीजन है, जैसे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन और क्रिश्चियन और पारसी, इन लोगों को ही जो है सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो है ये बता रही कि जो है ये तो जो है हम गांधी की चीज़ को जो है गांधी जी की चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फिर मनमोहन सिंह ने भी कहा था 2003 में, उसी चीज़ को हम जो है लेकर आ रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा होगा और मनमोहन सिंह साहब ने कहा होगा कि भाई अगर कोई परसिक्यूटेड है तो वो यहाँ पर आए, लेकिन गांधी जी और मनमोहन सिंह साहब ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बात नहीं की होगी कि भाई आप मुसलमानों को हटा करके सिर्फ गैर मुस्लिमों को जो है ये दिया जाए। बहरहाल इसमें हम यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू करना या टेलीविज़न चैनल्स पे गुफ्तगू करना, इसके उतनी कोई अहम मायने नहीं रखते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर इस पे बहस व मुबाहिसे होंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और वो दस्तूरी है या नहीं है। फ़िलहाल हम हमारी नज़र से देखें तो गैर दस्तूरी नज़र आ रहा, सरकार की नज़र से देखें तो वो दस्तूर के हक़ में है, बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके से जो है हो रहा है, लेकिन इसका जो फ़ैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही देगा और उसी को सबको मानना होगा। फ़िलहाल मेरी जो राय है तो वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, इसके ख़िलाफ़ मुझे जितनी मैंने रीड किया है इसके मुतालिक इसके ख़िलाफ़ नज़र मुझे आ रहा है ये CAA। NRC तो हमारे पास अभी नाफिज नहीं हुआ है,
सिर्फ आसाम में एनआरसी नाफिज हुआ है, और वहाँ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस एनआरसी में जो है दाखिल होने के थे वो बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जिसकी वजह से 19 लाख लोग नहीं आए। अभी इंडिया लेवल पे एनआरसी का जो है अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में तो ऐलान किया था एनआरसी कैसा भी नाफिज होगा, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है किसी जलसे आम में कहा कि जो एनआरसी पे बात नहीं हुई। ये कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई एक ही आप जो है स्टेज पर आके बात करिए या फिर इसको लिखित रूप में दीजिए। बहरहाल एनआरसी जब लाया जाएगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगे वो अभी तक कोई गाइडलाइंस हमारे पास आए नहीं है। तो इसमें लोग जो है खासकर बर्थ सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों रुपए वो लोग दे करके अपने पैसे ज़ाया तो नहीं, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो जेन्यून है या नहीं है, हम इसकी भी जो है वो तहकीक करना ज़रूरी है, क्योंकि एजेंट्स हज़रात बास बना के दे देते। उसका एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के तहत आप लोग काम कीजिएगा। तो एनआरसी अभी तक हमारे पास नाफिज तो नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रोटेस्ट करना हमारा हक़ है। जैसा CAA के फेवर में जो है कानून पास होने के पास भी रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये समझ से बाहर एक बात है। अब प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनका तो हक़ है प्रोटेस्ट करने का, और प्रोटेस्ट बिल्कुल आप दस्तूरी दायरे में रह के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप गुलाम रब्बानी साहब इस पर बात करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी जो है समझाए हमारे एतमाद भाई इस ताल्लुक़ से। मसला ये है क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ा मसला है, फिल वक्त सारे मुल्क में चल रहा मसला है, तो इसको मुख्तसर से जो है ना एक 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है। क्योंकि अगर इसके बारे में अगर इसके ऑरिजिन को अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो इसका ऑरिजिन पूरा 70 साल पुराना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या एक्चुअली? ये जो नया कानून बनाया गया, यानी नया अमेंडमेंट लाया गया, मतलब लोगों के जहन में ये बात सबसे पहले बिठाना है कि सिटीजनशिप, जैसा कि हुकूमत बोल रही है, मरकज़ी हुकूमत, कि सिटीजनशिप लोगों को हम देने के लिए करें। तो सिटीजनशिप देने के लिए ये करे, इसका मतलब क्या सिटीजनशिप देने के लिए कोई कानून नहीं था क्या पहले? मतलब हर मुल्क के अंदर, जैसा कि तकरीबन लोगों को बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसीजर है इमिग्रेशन का। तकरीबन लोग जो यहाँ से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK वगैरह जाते हैं, वो लोग इमिग्रेशन करते हैं, वो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इमिग्रेशन पे वहाँ जाने के बाद उनको PR मिलता, परमानेंट रेसिडेंस। उसके बाद में वो लोग सिटीजनशिप को अप्लाई करते हैं। तो सिटीजनशिप क्या उनको नहीं मिलती? कई लोग यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन है जो इंडियन ऑरिजिन के हैं, कई लोग UK सिटीजन जो इंडियन ऑरिजिन के हैं। उसी तरह इंडियन सिटीजन के लिए भी आपको जो है ना सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग हैं, जैसा कि जो ना लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जिनको जो है ना वो अवार्ड दिए, पद्मा भूषण अवार्ड दिए ना, अदनान समी वॉज इन पाकिस्तानी, मतलब वो एक पाकिस्तानी थे, अब वो इंडियन सिटीजन है, क्योंकि अवार्ड इंडियन सिटीजन को मिल सकता, तो उनको लेट परसों हाल में सिटीजनशिप मिली उनको, जब सेकंड टाइम जो है ना BJP गवर्नमेंट आई। तो मतलब बोलने का ये है कि सिटीजनशिप के लिए कोई एक्ट पहले था या नहीं था? तो सिटीजनशिप के लिए पहले से एक्ट है 1955 में, सही है ना? 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना। वो एक्ट के अंदर प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड है। वो प्रोसीजर के तहत आप यहाँ पर अभी तक कई लोगों को सिटीजनशिप दिए, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है, स्टेटस है, डेटा अपने नंबर्स के साथ रिकॉर्ड है। उसका नंबर्स तो खैर बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उतना ज़रूरी नहीं। तो उसमें सिटीजनशिप जिसको दिए उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब के मानने वाले लोग हैं, सबको सिटीजनशिप मिली। और सिर्फ जो है ना आप ये एक ही जगह के नहीं, कई कंट्रीज़ के लोगों को मिली। और सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में सबसे अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स है, ये बर्मा वगैरह है, ये सारे अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा है। तो अनडिवाइडेड इंडिया के जितने लोग रहते थे उनके लिए स्पेसिफिकली सिटीजनशिप एक्ट है 1955 से मौजूद है। कई लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही, वो सब रहने के बावजूद फिर अलग से एक नया एक्ट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, उसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सबसे पहले इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। ये हुआ ये जो है 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त NRC के रूल्स बने। सिटीजनशिप का जो है ना वो एक्ट है, वो कानून है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पास करती, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाना पड़ता। तो 2003 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट NRC के रूल्स बनाई थी। वो रूल्स के अंदर जो है ना क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया कि CAA इम्प्लीमेंट करने के लिए NRC के रूल्स के तहत NPR किया जाएगा। तो NPR का फ्रेमवर्क डिजाइन करने का था, वो डिजाइन नहीं हुआ, वो बाद में 2010 में डिजाइन हुआ। NPR का फ्रेमवर्क 10 में जी 2010 में डिजाइन हुआ।
2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी, तो अब ये हो रहा कि एनपीआर के जरिए एनआरसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एनपीआर के जरिए। तो एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी में क्या होगा आपको? एनआरसी के अंदर ये पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, वो उसमें कितने इंडियंस है, कितने इंडियंस नहीं है, मतलब कितने सिटीजन्स है, कितने नहीं है। तो ये कोशिश कहाँ पर की गई बोले तो ये आसाम में ये कोशिश की गई है। आसाम में ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि यहाँ पर एनआरसी करेंगे, एनआरसी के जरिए कितने लोग आएंगे, इलीगल इमिग्रेंट कितने देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद में जो है ना ये इशू को हम यूटिलाइज करेंगे। पर उनके वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या था मेरे को नहीं मालूम। तो वहाँ पर जब एनआरसी किया गया तो वो पैतरा उल्टा पड़ गया। 19 लाख चेंज जब लोग जो है ना एनआरसी के अंदर आउट हो गए, एनआरसी के बाहर हो गए, तो उसमें जब आइडेंटिफाई किया गया तो 14 लाख 13 लाख तो जो है ना नॉन मुस्लिम्स थे। अब बाकी के जो ऊपर के 5-4 लाख 4.5 लाख जो भी थे वो लोग मुसलमान थे। अब यहाँ मामला उल्टा हो गया। अगर एनआरसी में जितने लोग इंक्लूड हुए, अगर वो लोग को अगर सिटीजनशिप नहीं दी जाएंगी तो 14 लाख के करीब तो नॉन मुस्लिम बाहर हो जाएंगे। तो इनकी कोशिश ये थी कि इलीगल इमिग्रेंट जितने इलीगल मुसलमान बांग्लादेश के जरिए इंडिया में दाखिल हुए, हम उनको भगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया उल्टा के 14 लाख मजीद 14 लाख जो गैर मुस्लिम है उनको भी निकाल देना पड़ रहा। तो अब यहाँ पर यह कोशिश की गई कि ये लोग जो आ गए इनको कैसा लीगल करना। इनको लीगल करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना के उसके अंदर जो है ना ये अमेंडमेंट दाखिल किया गया कि ये अमेंडमेंट के अंदर ये कि मुसलमानों को छोड़ के, मुस्लिम्स को छोड़ के जितने नॉन मुस्लिम्स है, गैर मुस्लिम जो भी कम्युनिटी हो, बच्चे कितने 6, तो ये लोग अब क्योंकि वहाँ पर तो आपको ईसाई वगैरह पारसी वगैरह तो मिलेंगे नहीं, ज़्यादातर नॉन मुस्लिम मिलेंगे, हिंदू आपको, तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया क्या कि जो है ना वो जितने लोग इलीगल रह गए उनको इस पर ले लिया जाए। अब रहा मसला ये कि अब जैसा ये जो है ना बताया कि जो है ना गांधी जी का भी वही सपना था, कुछ जो है ना न्यूज़ में सुनने में आई कि जो है ना प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे गांधी जी का भी यही सपना था अपना। गांधी जी का सपना क्या था? वाजपेयी साहब का छोड़ दीजिए, वाजपेयी साहब का तो मैं बात नहीं करता, आपके आदमी थे उन्होंने। गांधी जी का सपना क्या था कि उस वक्त ये बात हुई थी कि जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं या जितने लोग वहाँ है वो लोग कभी भी हिंदुस्तान को आना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना चाह रहे हैं, उनके लिए हिंदुस्तान कभी भी खुला है, हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं। तो उसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली गांधी जी जो है ना मुसलमान नहीं आना, सिर्फ गैर मुस्लिम आना नहीं बोले थे। तो ये सपना गांधी जी का सपना नहीं है, ये आपका सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है आपका ये, तो उसी के लिए लाया गया। तो ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट के खिलाफ क्यों बोलना चाहिए? जैसा कि भाई बोले कि जो है ना बातचीत हम बोल सकते हैं, ये एक्ट के खिलाफ बोलना क्यों ज़रूरी है? आपको सबसे पहले इसके खिलाफ समझने के लिए 3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। हमारा मुल्क किस पे चलता, हमारा सिस्टम, एक है लेजिस्लेशन, दूसरा मतलब लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, फिर जो है ना हर स्टेट के असेंबली से, काउंसिल से। दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जितने लोग काम करते गवर्नमेंट सर्वेंट से। तीसरा है आपको जुडिशरी। ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और इंडिपेंडेंटली जो है ना ये लोग ये हमारी डेमोक्रेसी को थामे हुए हैं, डेमोक्रेसी जमाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये तीनों अपने अपने काम में जुदा है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो है ना इन्फ्लुएंस करके दबाव नहीं डाल सकता, अपने अपने काम में इंडिपेंडेंट है। और तीनों की खास जिम्मेदारी ये है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड होना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये तीनों के जो है ना ड्यूटीज़ जितने भी है, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब होके है। अब अगर कोई भी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब होके नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अगर वो ये लोग करने की कोशिश करेंगे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 जैसा हमारे एतमाद भाई बताए थे, 14 वगैरह सारे आर्टिकल्स राइट्स के बारे में बात करते हैं। सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 5 बात करता है, 5 से आर्टिकल 5, 6 वगैरह है। सिटीजनशिप के बारे में क्या बोलता है आर्टिकल? हर वो आदमी जो 1950 से पहले यहाँ पैदा हुआ, 1950 के बाद में यहाँ पैदा हुआ, ही इज ए इंडियन सिटीजन। सही है ना एतमाद भाई? ही इज एन इंडियन सिटीजन। जब एक आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल दिया गया कि वो इंडियन सिटीजन है, ये फला फला, तो ये चीज को चेंज करने के लिए फिर आपको जो है ना आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर आर्टिकल 14, 15, 16 जो पूरे राइट्स और आपके जो है ना इसके बारे में बात करते हैं आपके, वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि एक आदमी को उसके मजहब की बुनियाद पर, उसके रेस की बुनियाद पर, उसके जो है ना रंग व नस्ल की बुनियाद पर, उसके सेक्स और जेंडर की बुनियाद पर किसी को भी फर्क नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बोल दे रहा आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पिलर्स है। ये पिलर्स को ना लेजिस्लेशन चेंज कर सकता, ना जुडिशरी चेंज कर सकती, ना एजुकेशन, कोई तीनों भी चेंज नहीं कर सकते। जब इनके ऊपर हमला होगा तो उसके बाद में इनकी सेफगार्ड करने के लिए कौन कोशिश करना?
जब लेजिस्लेशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला करेगा, जब लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन हमला कर रहा तो उसका जुडिशरी का काम है कि जुडिशरी उसको अपहोल्ड करना, जुडिशरी लेजिस्लेशन को रुकाना, रुका के बोलना ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तुम इसको गैर जरूरी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मदाखलत कर रहे हैं, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जो है ना नहीं करना। जब जुडिशरी भी अगर इसमें जो है ना अगर जो है ना खुल के आके मदद नहीं करेंगे किसी की, मतलब लेजिस्लेशन और जुडिशरी दोनों भी इसमें जो है ना एक साथ जाएंगे, उस वक्त कौन आना इसकी मदद करने के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी तो जो है ना लिटरली दोनों के अंडर वर्क करता। तो उसके बाद में ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर कोई रास्ता बचता तो वो एक ही रास्ता है कि यहां की आवाम उठना। जब फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करने वाले फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा चीफ जस्टिस साहब बोले थे कि फंडामेंटल राइट्स की सब लोग बात कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज किसी को याद नहीं है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बराबर ये फंडामेंटल ड्यूटी है मेरी कि मैं ये बताऊं कि यहां पर एक चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करो, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड ऑल दोज पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल, दे आर डिलीवरिंग देयर फंडामेंटल ड्यूटी, मेरी नजर में उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी अपहोल्ड कर रहे हैं लोग। दूसरी चीज एनपीआर क्या है, एनआरसी इंप्लीमेंट नहीं कर रही, बोल रही एनआरसी इंप्लीमेंट नहीं कर रही। अगर कुछ सवाल वगैरह आ रहे हैं तो बोलिए, निजाम भाई बीच में है तो बोलिए, मैं इसको रुकाता हूं, पहले सवाल का जवाब दे देंगे। जी, लाइव हमारे भाई ने सवाल किया है, मोहम्मद फेरोज़ खान खादरी, उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि एनआरसी की बात हो चुकी है, एनआरसी लागू होगा, एंड प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एनआरसी की बात ही नहीं हुई। तो क्या ऐसे डुअल स्टेटमेंट्स देने के ऊपर इनके ऊपर कोई केस बुक किया जा सकता है, क्या पूछ रही है? केस इसमें जो है आप बुक तो नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स है, पार्लियामेंट का जो स्टेटमेंट है तो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज़ उन लोगों को रहती है, तो वहाँ के उस पर आप बुक तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे कि भाई एनआरसी के ऊपर हमारे पास उनकी जो कैबिनेट है उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो मुमकिन है डिस्कशन नहीं हुआ होगा उनके कहने पे, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे अमित शाह साहब ने तो कह दिया कि एनआरसी हम नाफिज करेंगे। अगेन वही है कि कैबिनेट में क्या डिस्कस नहीं हुआ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये डिस्कस नहीं हुए। तो केसेस तो इनके ऊपर फ़िलहाल तो नहीं कर सकते। केसेस किस पे करना है इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको बताने जाऊँगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख सनवर एक साहब है जो ऑनलाइन लाइव सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इफ़ ए पर्सन हैज़ ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी का सर्टिफिकेट है मेंशनिंग डेट ऑफ बर्थ बट डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट, तो क्या काम चल जाएगा? और इनकी डेट ऑफ बर्थ 1982 है। देखिए 1987 तक के जो पैदा हो चुके हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टू आवर जो अपना सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, तो 1955 से या 1950 से लेकर के 55 में यह कह दिया गया था कि 50 से लेकर के अप टू 1987, और फिर अमेंडमेंट्स आए थे 1986 के अमेंडमेंट में 19 अप टू 1992 तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो बाय बर्थ अगर यहाँ पैदा हुए तो सिटीजनशिप उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो अब उनके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है जैसा 10th का होता है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स है, ये भी हमारी जो कोर्ट्स है, क्योंकि हम जुडिशरी से आते हैं तो हमारे पास दो किस्म के एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है, जो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दूसरा ओरल एविडेंस है। 19 लाख जो आसाम के लोग जो प्रॉब्लम में है उनके पास एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है नहीं है, लेकिन ओरल एविडेंस अभी भी उनके पास बाकी है। अदालतों के पास उनको जाना उनका इख्तियार है और उनको वहाँ पे मिल सकता। तो यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में ये चीज़ आएंगी, इसको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा क्या है वो सब अभी गाइडलाइंस आना है, ठीक है। तो अभी आप परेशान मत होइए, लेकिन बकौल हमारे नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब 12 हमको प्रोग्राम्स के ज़रिए बताए हैं कि उनकी नज़र में और उनके शागिर्दों की तरह हम भी जो है ये मानकर चलें कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ये दो अहम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसकी बुनियाद पे हम अपने आप को सिटीज़न प्रूफ कर सकेंगे। हालांकि हम यहाँ हिंदुस्तानी शहरी है और हमको जो है पूछा जा रहा है कि आप हमको प्रूफ करो, ये बिल्कुल ही जो है इंसल्टिंग एक चीज़ है हमारे लिए कि हमारी हुकूमत इस किसी से हमसे पूछ रही है। जी जी, एनपीआर और सवाल है क्या? नहीं, अगर आप कंटिन्यू करते गए फिर लेडीज़ कैन से लेंगे सवाल। हाँ जी, एनपीआर के ताल्लुक से पहले समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे पास एक बात चल रही कि हम दस्तावेज नहीं देंगे
ये बात चल रही ना, हम दस्तावेज नहीं देंगे, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, दस्तावेज मत दीजिए आप। पहले आपको समझाया तो एनपीआर क्या है। एनपीआर एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के अंदर होने वाला ये है कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आएंगे आपके घर पे और उनके पास एक फॉर्म होगा। अगर आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो वो लोग 12 से 14 चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके पास से लेंगे, आपसे मांगेंगे इंफॉर्मेशन सवाल करके। और अभी जो गवर्नमेंट, अभी जो एनपीआर, अभी जो 2019 का जो एनपीआर के रूल्स निकले, अभी जो गवर्नमेंट बनाई 2020 के, उसके हिसाब से 24 चीज़ें हैं, 24 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आप। तो वो लोग घर पे आके आपसे जो है ना वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछने वाले वो, मतलब आपको कोई घर पे आके ये नहीं पूछने वाला है कि आप पासपोर्ट की कॉपी दीजिए या आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए या आप आधार कार्ड दिखाइए, कुछ नहीं पूछने वाले। सिर्फ इतना ही पूछने वाले हैं, वो जो लिखा हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपसे, उसमें लिख लेते वो लोग। जैसा कि पासपोर्ट नंबर है पूछते वो लोग, सिर्फ आपको देना कुछ नहीं है। आधार का नंबर है पूछते वो लोग, देना कुछ नहीं है आप। उसी तरह जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें डेट क्या है पूछते, बर्थ की डेट ऑफ बर्थ पूछते वो लोग, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं देखते। तो कोई भी चीज़ वो लोग आपकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेने वाले आपके पास से, सिर्फ आपके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेके वो लोग जो है ना सबमिशन कर देते लेके जाके। उसके बाद में प्रोसीजर में ये है कि ये इन्फॉर्मेशन एक लोकल रजिस्ट्रार जिसको गवर्नमेंट अप्लाई करेंगी, गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी, जैसा कि जो ना लोकल एमआरओ हो सकता है, आरडीओ हो सकता है, सबऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है उसका, या फिर कलेक्टर के पास से कोई भी हो सकता। तो वहाँ से जिनको अपॉइंट करेंगे उसका काम है कि ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को पूरा वो लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, वो लोग स्क्रूटनाइज और वेरीफाई करेंगे वो लोग ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जब ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है ना स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन होगा, इसका होने के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन के अंदर जितने लोगों का इन्फॉर्मेशन गलत पाया जाएगा उनका नाम एनआरसी में नहीं आएगा। क्लियरली लिखा हुआ है एनआरसी के अंदर, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी। पर तुम जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब भी बता रहे थे वो, कि उसमें पॉइंट अंडरलाइन करके बता रहे थे, क्लियरली लिखा हुआ है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी वाली। बात वही है कि एनपीआर किया जाएगा, एनपीआर में सिर्फ डेटा कलेक्ट किया जाएगा, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो जितने लोग ये समझ रहे हैं कि जो है ना हमारा जो क्या बना रहे हैं, बोले बर्थ सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं। और परसों में एक न्यूज़ में सुना भी मैं कि जो है ना सबसे ज़्यादा अभी जो है ना तेलंगाना में मैरिज सर्टिफिकेट बन रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट सब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो है ना हमारा मैरिज फला। तो ये कोई डॉक्यूमेंट आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपसे डेटा लेने वाले हैं लोग, इन्फॉर्मेशन लेके ये लोग खुद स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर स्क्रूटनी वेरिफिकेशन के अंदर अगर आपका जो है ना डेटा वेरीफाई सही नहीं हुआ तो आपका नाम एनआरसी से बाहर हो जाएगा। उस वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा अपील के लिए, या इनके पास जो है ना बात करें, उस वक्त तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो मेरा मशवरा ये है कि जितने लोग हम दस्तावेज नहीं देंगे, हम डॉक्यूमेंट, आई विल नॉट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स का नारा लगा रहे हैं, जरा चेंज कर दीजिए। वी विल नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बोलिए, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बोलिए आप। वी विल नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो कोई पूछ रहा ही नहीं आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने के सूरत में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या नतायज होंगे, वो ज़रा बताइए। जी, गुलाम रब्बानी साहब अभी फरमा रहे थे कि जो है नारा चेंज करके जो है इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे, तो इस पर कोई जो है लीगली कोई हमको प्रॉब्लम हो सकता है क्या? जैसा मैं आपको बताया, जितने लोगों का नाम एनआरसी से एक्सक्लूड देगा उनको अपनी सिटीजनशिप प्रूफ, मतलब उनको ये बताने के लिए कि ये जो गलत है उसके लिए कार्रवाई उनको करना चाहिए। उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, या फिर उसके लिए जो है ना कंसर्न जो है ना कोई अथॉरिटी बनाई जाएगी, इसके बाद वो लोग कर सकते। लेकिन पहली चीज़, इन्फॉर्मेशन नहीं देने की सूरत में क्या होता, इन्फॉर्मेशन नहीं देने की सूरत में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो कोई आने वाले नहीं है आपके पास। आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना इलीगल है, लिहाजा कानून आपको कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन नहीं देने की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उसमें कई चीज़ें मैं बयान कर सकता हूँ आपके सामने, लेकिन वो सारी जो है ना कानूनी बातें हैं। जैसा कि जो ना जब तेलंगाना बना था 2014 में, तो एक बार उसका जो है ना सेंसेक्स हो गया था, एनपीआर हो गया था 10 साल के अंदर, फिर और एक बार दोबारा सेंसेक्स नहीं कर सकते आप। तो अभी तेलंगाना में तो होना ही नहीं चाहिए देखा गया तो। और दूसरी चीज़, जब सेंसेक्स है तो एनपीआर की क्या ज़रूरत है आपको? सेंसेक्स में तो आ जा रहा रिकॉर्ड। तो लिटरली एनपीआर इज नथिंग बट एनपीआर को एनआरसी से जोड़ने के लिए किया जा रहा। इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, ये तो जो है ना हालात की बताएंगे क्या होगा। लेकिन सब लोग मिलकर, इंटेलेक्चुअल्स मिलकर ये डिसाइड करें कि इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। जब हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ वो हो जाएंगी, वो प्रेशर पड़ेगा। लीगली कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका नाम एनआरसी से बाहर हो सकता है, बस और कुछ नहीं। देखिए, लीगली आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो सेंसेक्स करने के लिए जो हमारे पास कानून है, एनपीआर के वास्ते जो कानून है,
उसमें कहीं पर भी अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना किया गया हो तो उसके ऊपर क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका मैं समझता हूँ कोई जिक्र ही नहीं है उसमें। तो ये आपके ऊपर है, और इसके लिए जो है एक मुत्तहद होकर ये काम करना है। अगर आप 2 लोग जो है दे देंगे और 2 लोग नहीं देंगे तो फिर इसमें मुमकिन है कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग हो। तो पहले इसके लिए आप किसी भी जो है अपने आप में एक किसी को अमीर बनाइए, और फिर उस अमीर के ज़रिए या फिर कोई एक लीडर आप चुनिए। उन लीडर के कहने पर आप जो ऐसे अमीर हो, ऐसे लीडर हो जो दस्तूर भी जानते हों और अपने मज़ाहिब के बारे में भी वाक़फ़ियत रखते हैं, इन लोगों को चुनें और उनकी बात पर आप जो है अमल करें। हर एक जो है आजकल सोशल एक्टिविस्ट बन के फिर रहा है, हर कोई एक जो है अपने आप को लीडर कह रहा है। ऐसे जो आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इन प्रोटेस्ट का जो है बहुत सारे कागज़ी लीडर, बहुत सारे जो है घरों में जो अपने आप को लीडरी जल्द से जल्द जुलूस कर लेते हैं और लीडर कहते हैं, ऐसे बहुत सारे आजकल निकल के आ रहे हैं। तो इनके प्रोटेस्ट में शामिल भी एहतियात से होना है ताकि फिर आप कोई लीगल चीज़ों में ना फंस जाएं। और फिर जो है ये जो इक़दाम कर रहे हैं तो ये पहले जानिए कि वो कुछ दस्तूर से वाकिफ़ है या नहीं है, वो अपने मज़ाहिब के क़ानून से वाकिफ़ है या नहीं है। आप किसी के भी पीछे चले जाएंगे तो अभी देखिए हाल में भैंसे में जो है 2 लड़के जो गिरफ़्तार हुए थे, उनकी वालिद वालदा का इंतकाल हो गया, वो उनके जो है तदफीन में भी नहीं आ सके। हाँ, कल वो हमारा हिंदू भाई जो है लोगों पे गोली चलाना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, ये हम कोई लोगों के बाज़ वक्त चीज़ों को सही अंदाज में समझ नहीं पाते। अब हम भी जो बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक लिमिटेड अंदाज में लिमिटेड चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। हम गहराई में कोई चीज़ पे नहीं बात कर सकते क्योंकि हमको वक्त की इसकी इजाज़त नहीं देता, ना हमको जो है हम कम्प्लीटली ये चीज़ों के बारे में आपको बता सकते। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपके मोहल्ले या सिटी या शहर में कोई काबिल लोग हैं, उनसे आप पर्सनली मुलाकात करिए, वक्त लीजिए, वक्त लेकर उनसे डिस्कशन करिए। वरना जैसा हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे निज़ाम एडवोकेट निज़ाम और अलीफ जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन से आप रुजू होइए और उनसे दरख्वास्त करिए कि इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। आप किसको सुनना चाहते हैं? आपकी नज़र में कौन इंटेलेक्चुअल्स है, कौन कानूनदा है, कौन इन चीज़ों से वाकिफ़ है, उनको आप बुलाइए। हम कोई बड़े कानूनदा नहीं है, हाँ, हमसे बड़े भी कानूनदा हैं, उनके आप प्रोग्राम्स का आप डिमांड करिए, आप जो है एक रिक्वेस्ट रखिए। और फिर जो जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पर बुलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उनको सुनिए और फिर उस पर अमल करिए। हर किसी एक्टिविस्ट, हर किसी ऐसे लोगों के पीछे मत चले जाइए। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। खैर माशाल्लाह बेहतरीन CAA और NRC पर गुफ्तगू हो चुकी है। हम टॉपिक को थोड़ा सा हटाते हुए दूसरी जो है पब्लिक जो कौम की जो हालात है, जो लीगल केसेस में जो कौम हमारी फंसी हुई है, उस पर भी थोड़ा रुझान डालते हैं ताकि वो लोग को समझ में आए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आते हैं हम जो 498 सेक्शन A जो डाउरी केस के नाम से मशहूर है, तो इस ताल्लुक़ से आप लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए ताकि आवाम को ये पता चले कि ये केस डाल देना कोई आसान बात नहीं है, मगर इसको लेकर लंबा सालों साल जो लड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो झूठे केसेस डाल के, डाउरी केसेस डाल के एक दूसरे को तकलीफ़ देना, ये जो आम है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि नामपल्ली कोर्ट में तकरीबन 80 से 90% जो है बुरखे पहनकर ख़वातीन आते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे क्या है तो एक तो होता है डाउरी केस या मेंटेनेंस के लिए वो आ रहे हैं। तो आप आवाम को ये एक शऊर बेदार हम करेंगे इंशाल्लाह कि सिर्फ केसेस कर ही इस तरीके से ना पड़ जाए, मसले भी हल करे, कुरान हदीस की रोशनी में मसले हल करे और कॉन्सिक्वेंसेस इसके कितने ख़तरनाक है डाइवोर्स केस के या 498 सेक्शन जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप दोनों अपनी तरफ से इंशाल्लाह कुछ आवाम के लिए बताइए। जी, इसको 498A को सुप्रीम कोर्ट ने एक वन ऑफ द जजमेंट में लीगल टेररिज्म का नाम भी दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे 498A सेक्शंस में अमेंडमेंट लेकर किया है। जो 1980s के दहाके में 498 हमारे IPC में शामिल हुआ था। उसकी वजह यह थी कि कई मजालिम जो है ख़वातीन पर हो रहे थे, उसकी वजह से 498 को हमने दाखिल किया। जिसके जो ड्रॉबैक्स है वो हम सबको मालूम है और उसकी वजह से अमेंडमेंट्स हुए। अब देखिए हमारा हिंदुस्तान बटा हुआ है रूरल और अर्बन एरियाज़ में,
तो इसको हम इस नज़रिए से, हर चीज़ को इस नज़रिए से देखना है हमको। हम यही गलती कर लेते हैं, हम शहरों में रहते हैं, हमको देहातों की, गाँव की ये बातों का हमको इल्म नहीं होता, वहाँ कितने मजालिम ख़वातीन पर होते इसका हमको अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, शहर है, आपको हाई कोर्ट भी अवेलेबल है, क्रिमिनल कोर्ट भी अवेलेबल है, सिविल कोर्ट भी अवेलेबल है, ज़्यादा लेवल पे वकला भी अवेलेबल है, तो यहाँ फ़ौरन आप उसका जो है दिफा कर सकते। लेकिन जो ख़वातीन वहाँ पर परेशान हाल हैं देहातों में, रूरल एरियाज़ में, इनकी कौन सुनेगा। और इसका ज़्यादातर 498A का अगर कुछ ड्रॉबैक है भी या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े हैं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं 498A के ख़िलाफ़ नहीं हूं, मैं 498A के हक़ में हूं, जिसको अब 498A को कमज़ोर कर दिया गया है। देखिए, अगर 2-4% लोग सफ़र हो रहे थे, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके उन 2-3% लोगों को बचाने के लिए हम 97% लोगों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। एक दौर ये भी था कि लोग बहुओं को कुछ बोलने को डरते थे, लेकिन आज वकला और पुलिस वाले जो है इसको जो है इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि उल्टा अगर खातून जो है 498A केस में जा रही है तो वही बेचारी परेशान हो जा रही है। तो अब सिचुएशन थोड़ा सा जो है उल्टा हो गया है। अब रही बात कि जो है इसको हम रिलीजियस बेसिस पे सॉल्व करने की पहले कोशिश करें। आपके अगर आप हिंदू हैं तो अपने जो हिंदू टेंपल की कोई अगर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाकर इस मामले को हल करने की कोशिश करें। मुसलमान हैं तो मसाजिद की कमेटी में इसको जाकर हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले ख़ानदान से शुरू करें, ख़ानदान से नहीं हुआ तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएं, वहाँ पर भी नहीं हो रहा तो लास्ट आप जो है इसका होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत जालिम शोहर भी होते हैं और उनकी वजह से जाना अदालतों में ज़रूरी है। तो उस बुनियाद पर आप अदालत में ज़रूर जाइएगा, लेकिन उसको लास्ट स्टेप के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करिएगा। गुलाम रब्बानी साहब इस पर। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये है कि मैं क़ानून के अंदर कोई चीज़ है तो उसको मैं गलत नहीं बोलता, क्योंकि जो चीज़ क़ानूनी है उसको तो गलत बोल भी नहीं सकते। हाँ, जहाँ क़ानून का गलत इस्तेमाल हो रहा वो गलत है। एक चीज़ होती है गैर क़ानूनी, दूसरी चीज़ होती क़ानूनी। अब होता ये है कि क़ानून का इस्तेमाल जैसा गलत होता, जैसा कि अब ये CAA के उसमें हो गया। लेजिस्लेशन गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लॉ गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको, मतलब एक चीज़ को डायरेक्टली आप अचीव नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली अचीव कर रहे हैं। सीधा डायरेक्टली जाके उसको नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली गलत तरीके से आ रहे हैं। तो उसी तरह जो है ना 498A जो है, ये 498A के जितने केसेस रहते हैं तकरीबन, अगर वो बिल्कुल सही है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो है झूठे केसेस की हिमायत नहीं करता। पहली चीज़, कोई भी रहने दो, झूठे केसेस की हिमायत नहीं करता। और दूसरी चीज़, मुजरिमों की हिमायत नहीं करता मैं। अगर कोई आदमी वाकई में मुजरिम है तो उसका केस भी नहीं लेता मैं, और अगर कोई आदमी झूठा केस डाल रहा तो उसका भी मैं केस नहीं लेता। अगर कोई आदमी बेकसूर है उसके ऊपर गलत केस डाले तो बराबर उसकी हिमायत करता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। और अगर कोई जो है ना सही केस डालने के लिए आ रहा तो उसकी हिमायत करता हूँ। लेकिन 498A के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये बहुत इसका मिसयूज़ बहुत होता है इसका, यानी इसके अंदर झूठी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा दी जाती है। झूठी कंप्लेंट्स देने की वजह यह रहती है कि लोग ये बोलते हैं जब तक आप ये झूठी कंप्लेंट देंगे नहीं पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, और जब तक पुलिस वाले कार्रवाई करते नहीं उनके खिलाफ एक्शन होता नहीं जिनके खिलाफ एक्शन चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप एक चीज़ गौर करिए, ये 15-20 साल के अरसे में ज़्यादा बढ़ गए, 20-25 साल के। उससे पहले नहीं था क्या? सेक्शन पहले नहीं था, मतलब कानून क्या पहले नहीं था? कानून पहले भी था। तो मसला ये है, जब मशवरा जो है ना गलत जगह आप लेते तो उसका जो है ना सिला भी गलत ही मिलता आपको। जब भी फैमिली मैटर्स आते, और अभी भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये करा कि 498 का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये करा कि जितने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट अगर 498 के अंदर फैमिली डिस्प्यूट्स में कंप्लेंट अगर रिसीव हुई तो सबसे पहला काम पुलिस का ये है कि पुलिस उनकी काउंसलिंग करेंगी। तो आज भरोसा सेंटर्स कायम कर दिए। भरोसा सेंटर्स में वही हो रहा है कि जो है सबसे पहले इनकी काउंसलिंग हुई, मतलब मियाँ बीवी की जो भी रहेंगी फैमिलीज की, वो लोग आपस में काउंसलिंग करेंगे, 2-2 बार 3-3 बार काउंसलिंग करके पुलिस वाले ये समझाएंगे कि तुम लोग आपस में मिलकर रहो, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर रहो, नहीं तो अपनी ज़िंदगी का सोचो। तो ये मीडिएशन बहुत ज़रूरी है। जब तक कि प्रॉपर मीडिएशन नहीं हुआ ये सारी चीज़ों को जो है ना आप यूज़, तो वो कुछ। अब रही बात, कानून को गलत नहीं बोल सकते अपन, कानून तो गलत, क्योंकि अगर कानून को इसलिए गलत नहीं बोल सकते तो अगर कानून नहीं रहा तो जुर्म बढ़ जाता। लेकिन कानून का मिसयूज़ गलत है, 498 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। वो मिसयूज़ ख़त्म होना, इसका मतलब ये, इसके लिए जो है ना पूरी कोशिश ये करना है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम होना, लोगों पूरे कम्युनिटी के जाके समझाना कि इसका मिसयूज़ मत करो। और मैं हमारे वकला बिरादरी से, यानी एडवोकेट्स जो है ना बिरादरी से भी मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी कोशिश करना कि सबसे पहले इस मामले को जो है जितना हो सके उतना मीडिएशन से ख़त्म करना। हो सकता है तो कोई दूसरों की दूसरी राय होंगी, लेकिन मेरी राय तो यही है
बस। एक सवाल ये आया है कि आर्टिकल नंबर 19 में जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी क्या हुदूद है? यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हम बात करें तो क्या हर चीज़ कह दे सकते हैं, क्या हर चीज़ बोल दे सकते? तो इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिमिटेशंस क्या है वो बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में सब क्लॉजेस में 6 चीज़ें हैं जिसमें आप जो है एसोसिएशन बना सकते हैं या प्रोटेस्ट रैलीज वगैरह निकाल सकते, कहीं पर भी जाके आप सेटल हो सकते। तो इस किस्म से 6 जो है हमारे पास आर्टिकल 19 के सब क्लॉजेस में दिया गया है। इसको आसान अंदाज में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं जब आपसे गुफ्तगू करूं तो आप किस हद तक मेरे को बर्दाश्त कर सकते, दैट इज़ मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डेफिनेशन हो सकता। जहाँ पर मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ तो अब वो लिमिट क्रॉस में अलग अलग लिमिट्स होती है। किसी के साथ हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो अरे तुरे पर भी आ जाते हैं, बाज़ जो है आजकल गाली गलौज पर भी उतर रहे हैं, हालांकि ये मॉरली बड़ी अखलाकी गलती आजकल हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये है तो अगर वैसे ही अगर आप किसी आप सोबर शख्सियत को या कोई एक रेप्यूटेड शख्स है उसको आप अगर अरे भी कह दे तो फिर वो बहुत बुरी बात मानी जाएगी। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, इसके लिए हमारे पास 2005 में इसी के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट निकाला गया था। इसमें आप कोई भी स्पीच किसी के भी खिलाफ राइट आरटीआई में तो आप किसी इंफॉर्मेशन किसी भी दफ्तर, गवर्नमेंट दफ्तर हो, सेमी गवर्नमेंट दफ्तर हो, वहाँ से आप चीज़ें हासिल कर सकते हैं कि ताकि आप अवेयरनेस हो आपके गवर्नमेंट क्या कर रही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप अपने हिसाब से आप स्पीच दे सकते, जैसे हम बैठ कर आज दे रहे हैं। लिखित रूप में आप कोई भी आर्टिकल्स लिख सकते, टेलीविज़न प्रोग्राम्स कर सकते, आप चौरस्ते पे खड़ करके जो है विथ दी परमिशन ऑफ दी पुलिस या फिर कोई अथॉरिटी के, आप अगर वहाँ जलसे जुलूस करना चाह रहे वो तमाम भी कर सकते। लेकिन आप किसी को क्रिटिसाइज़ या उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो तहज़ीब के दायरे में रहकर करना है। अब हमारी जो है बदकिस्मती ये है कि वो तहज़ीब का दायरा ही हमको पता नहीं है। इसकी वजह से हम किसी को भी आज बहुत सारे देख रहे हैं, मोदी साहब को जो है लोग गालियाँ दे रहे हैं, अमित शाह साहब को लोग गालियाँ दे रहे हैं। देखिए ये गाली गलौज करना आपका डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। आपका डेमोक्रेटिक राइट उन पर क्रिटिसाइज़ करना है, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहकर। आप उनको गाली दे रहे हैं तो उल्टा आपकी शख्सियत क्या है उनको पता चल रही है। तो इससे आप जो है मोहतात रहिएगा। अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं, उसका डिफेमेशन करते हैं, तो फिर आपके ऊपर डिफेमेशन कानून के तहत आपको जो है आईपीसी की धारा है 499 और 500 के तहत आपको जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोई आपके ऊपर इज्जत हद तक का दावा डाल सकता है। तो ये स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप इन ज़रायों से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। मज़ीद आप गुलाम रब्बानी साहब कुछ ऐड करना चाहें? तकरीबन बातें तो एहतमाम भाई कवर कर दिए, लेकिन 2 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ उसमें। जी। तहज़ीब के दायरे में बोले, दायरा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं, दायरा थोड़ा बना के बता रहा हूँ कि तहज़ीब के साथ साथ कानून के और दस्तूर के दायरे में भी रहे तो बेहतर है। जी। कानून और दस्तूर दोनों चीज़ें बहुत सख्त ज़रूरत है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच में बाकी चीज़ें तो तकरीबन पूरी कवर ही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। फिर वापस हम वही टॉपिक पर आते हैं, CAA और NRC की। थोड़ी CAA और NRC के मामले में एक थोड़ी सी बात रह गई, अगर मैं आपको जी तो कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। NPR के बाद जो है जो डेटा स्क्रूटनाइज किया जाएंगे NPR के बाद, स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के बाद जो है ना वो सारा डेटा पुल करके उसकी बेसिस के थोड़े अगर उसमें कोई जो है ना अगर कोई फॉल्ट है, कोई है ना डिफेक्ट्स है, जैसा कि कैसे डिफेक्ट्स को जो है ना ये लोग जो है ना छोड़ दे सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता। जैसे कि जो है ना हमारे पास मुसलमानों में जो है ना नाम लिखने के लिए मोहम्मद को कोई लोग MD लिखते, कोई लोग MOHD लिखते, कोई लोग पूरा नाम लिखते मोहम्मद। तो अगर जो है ना किसी के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में MOHD है, मोहम्मद पूरा नाम लिखा हुआ है, उसका जो है ना पासपोर्ट के अंदर MOHD लिखा हुआ है, उसके जो किसी और जो है ना डॉक्यूमेंट के अंदर उसका MD लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैच नहीं करती। तो ये जो है ना आप जब स्क्रूटनी वेरिफिकेशन के अंदर जब होगा तो ये सारी चीज़ें ना डिफरेंट नाम्स के अंदर आ जाएंगी। तो ये आपको जो है इसको आप जो है ना ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये डॉक्यूमेंट डिफेक्ट में आके डॉक्यूमेंट पास देंगे। तकरीबन वहाँ पर जो आसाम में जो हुए तकरीबन वही हुए। ये नाम स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, उसमें अलग स्पेलिंग इसमें अलग स्पेलिंग रहने की वजह से तकरीबन लोगों रूल आउट कर दिया, उनका नाम NRC में नहीं आया। तो ये ऐसी सारी चीज़ें होने की जो है ना इम्कानात है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब जब NRC आ जाएगा, NRC में पूरों को ले लेंगे, जो जितने लोगों का नाम NRC में आ गया उनके बारे में तो हम बात करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन जो लोग एनआरसी से बाहर रह गए उनके लिए क्या? जब एनआरसी से जो लोग बाहर रह जाएंगे वो किस किस्म के लोग रहेंगे? एक तो मुसलमान रहेंगे, दूसरे नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, पूरे ये दो लोग रह सकते। तो मुसलमान रहेंगे तो क्या होगा वो तो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ आपको फिर की। नॉन मुस्लिम्स को क्या होगा पहले वो बता दूँ आपको। इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स के अंदर जो है जितने लोग एनआरसी से बाहर रह गए उनके लिए ये कहा जाएगा कि आप लोग एनआरसी से बाहर रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो अमेंडमेंट एक्ट लाए आपके लिए, ये अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप लोग को ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म में आप जो है ना अपने डिटेल्स भर दीजिए और भर के हमारे से सिटीजनशिप पूछिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन यहाँ पे होने वाला क्या है? यहाँ पर होने वाला ये है कि जब आप इसमें पूरे डिटेल्स लिखेंगे आप इसके अंदर, तो इसमें आपको एडमिट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ। एनआरसी के अंदर जब जो है एनआरसी किया गया, मेरा नाम बाहर रह गया, देयरफॉर आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आप ये एडमिट करेंगे कि मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, तो उसके बाद में आप पूरे डिटेल्स लिखेंगे, तो उसमें आपको और एक चीज़ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए। फिर आप ये भी स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे तो वो स्पेसिफिकेशन का जो है ना एजम्पशन के ऊपर छोड़ देंगे आप अथॉरिटी को। अथॉरिटी में उन्होंने अज्यूम कर सकते हैं मैं कहाँ से भी आया, बट आई एम नॉट एन इंडियन, मतलब मैं इंडिया का नहीं हूँ। तो वो कर लेने के बाद आपको, जब आप इलीगल इमिग्रेंट थे अभी तक, जब आपको हुकूमत सिटीजनशिप देंगी तो आपको लीगल इमिग्रेंट कर देंगे हुकूमत। मतलब यू आर एन इमिग्रेंट, आप इमिग्रेंट ही रहेंगे, आप खाना बदोशी रहेंगे, आप मुहाजिर ही रहेंगे आप, लेकिन आपको लीगल इमिग्रेंट कर दिया जाएगा। आपको इलीगल वर्ड निकाल के इलीगल बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो है ना ये जो कोशिश हो रही, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो है ना जो प्रॉब्लम आ रहा वो ये है कि इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा जो मेन यहाँ के जो है ना मूल्यवासी कौन है, जिनको हम लोग जो ना बोलते हैं वो कौन है? बीसीस है। यहाँ पर आपको जो है ना आदिवासी लोग जो रहते हैं वो लोग हैं यहाँ पर जंगलात, और तीसरी द्रविडियंस है, और चौथे जो है ना ये दलित वगैरह है। ये सारे लोग असल में इनसे, और तकरीबन जो मुसलमान हैं वो लोग भी इनमें से ही है। कहीं ना कहीं इनके दादा परदादा इस्लाम कबूल करे थे, वो लोग आए थे उसमें से, इसमें से ही है वो लोग। तो असल मेन हिंदुस्तान के ऑरिजिन्स जिनको बोलते हैं वो ये लोग हैं। और जो दूसरे जो आर्यंस वगैरह है ये सारे, ये सब कौन है? ये लोग मिडल ईस्ट से कहीं से आए थे। लोग मिडल ईस्ट से कैसे, वहाँ से वो लोग माइग्रेट करके इंडिया को आए थे, जो अपर कास्ट थे पूरे भी। तो अपर कास्ट के जितने लोग मिलेंगे आपको, इनका पूरों का नाम एनआरसी में आ जाने वाला है, क्योंकि ये लोग पूरे डॉक्यूमेंटेड लोग रहते और हमेशा इनका काम था कि ये लोग जो पढ़े लिखे रहे, एजुकेटेड रहे, तो इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लोग इनका नाम, और इनको कहीं पर भी कोई एनआरसी में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये लोग जो है ना कोई इलीगल इमिग्रेंट या लीगल इमिग्रेंट नहीं बनेंगे, ये लोग सिटीजन रहेंगे ये लोग। अब जितने लोग यहाँ के जो पैदाइशी है वो सारे लोगों को बोला जाएगा कि तुम लोग इलीगल हो, लेकिन हम तुमको लीगल बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, तुम लीगल तो बन जाएंगे लेकिन उनके तहत ही रहेंगे आप। तो ये जो है ना नॉन मुस्लिम के साथ होने वाला है। अब मुसलमानों के साथ क्या होगा इसके अंदर? मुसलमानों के साथ दो चीज़ें हो सकती। एक तो ये कि मुसलमान को ये बोला जाएगा कि एक तो पहले आइडेंटिफाई होगा कि आप इलीगल है। अगर आपको जो है ना इसके खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो आप ट्रिब्यूनल को जाइए, ट्रिब्यूनल में अपील डाल लीजिए। अगर आप ट्रिब्यूनल में जो है ना अपील में अगर आप जो है ना आपके फेवरेबल ऑर्डर आएगा तो जब आपको हम सिटीजनशिप देंगे, नहीं आएगा तो फिर आपको जो है ना फिर आप इलीगल इमिग्रेंट रहेंगे। तो फिर आपके साथ क्या किया जाएगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो इससे पहले लोगों को देते थे सिटीजनशिप, सेम उसी तरह फिर आपको जो है ना आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसके अंदर। लेकिन उसमें आप ये लिखना कि जो है ना मैं यहाँ तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ कहीं से आया बोल के लिखना आप। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। आप यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी डिटेंशन सेंटर चले आना आप। ये सब नहीं करेंगे आप तो आपके लिए और एक ऑप्शन रहेगा। तो ये असल चीज़ है जिसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाल रहा। वो चीज़ ये है कि अगर आप चाहो तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आप भी फॉर्म भर सकते। ये पॉइंट आने वाली है, मैं आपको एंटिसिपेशन से बोल रहा हूँ, आपको पॉइंट ये पूरा एकदम स्ट्रांग एंटिसिपेशन से कि आप इसमें फॉर्म भर सकते। लेकिन आप मुस्लिम में कैसा भरेंगे फॉर्म? आप अगर आप चाह रहे हैं तो आप अपने आप को नॉन मुस्लिम बताते हुए फॉर्म भर दीजिए आप। ये लीगली फोर्सेबल कन्वर्जन है, ये कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये कानून और एक्ट के जरिए किया जा रहा है। आपको एक्ट पास करे और इसमें अगर कोई आदमी जो लेफ्ट आउट हो गया उसको मशवरा देने वाला आके ये बोला कि भाई तू भी जो है ना मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ बोल के डाल दे फॉर्म, क्या जा रहा, तेरे को सिटीजनशिप मिल जाती ना, नहीं तो तेरे को डिटेंशन सेंटर में डाल देते। बोले तो अगर उन्हें उसमें हाँ ठीक है मैं जो है ना हिंदू ही हूँ बोल के लिख के अगर डाल दिया उन्हें, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर उसको एज ए हिंदू सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, एज ए क्रिश्चियन सिटीजनशिप दे दिया जाएगा उसको। तो एक लीगली फोर्सेबल कन्वर्जन का एक तरीका है ये, जो लोग वो घर वापसी बोलते हैं ना, वो घर वापसी का लीगल प्रोसेस है ये। तो उसके लिए आ रहे हैं ये लोग। खैर बहरहाल बहरे सूरत ये CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके लिए बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारे प्रूफ्स है हमारे पास। और
सुप्रीम कोर्ट से हमारे को उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ ना कुछ नजरसानी करेगा, और नहीं करेगा तो फिर अवाम जिस अंदाज में इसको लेके चलेंगे देखेंगे कहाँ तक जाएंगे ये मामला। जी, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। दूसरा ये भी सवाल आ रहा है, जैसा कई सारे स्टेट्स रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, रेजोल्यूशन जैसा कि केरला है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, और तेलंगाना के सीएम ने भी एक बात कही है कि अगले असेंबली सेशन में हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो ये जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो इसकी कहाँ तक लीगैलिटी है? क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि ऐसे रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को रुका सके? और दूसरा, जैसा अब प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में ये बात कही जा रही है कि CAA वापस लो, तो दो चीज़ें आप बताइए कि रेजोल्यूशन का क्या लीगैलिटी है और प्रोटेस्ट के ज़रिए क्या CAA का जो कानून है वो वापस हो सकता है? दस्तूर हिंद की 7th शेड्यूल है, उसके तहत स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर किस किस्म से कवानीन बनाए जा सकते हैं उसका एक जो है लिस्ट बनाई गई है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से डिपार्टमेंट्स के, आसान ज़बान में कौन से डिपार्टमेंट के कवानीन बना सकती है। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स कवानीन जो है, इनकम टैक्स कवानीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल आप ले लें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इसके कवानीन से रिलेटेड कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बना सकती। तो कमोपेश 67 ऐसे डिपार्टमेंट्स कह लीजिएगा जिसके कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती, और कमोपेश 1996 या 97 ऐसे कवानीन हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट बना सकती। अब रहा बात सिटीजनशिप देने का, सिटीजनशिप कौन दे सकते? स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती। तो यह दायरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको सिटीजनशिप दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट इसके सिटीजनशिप देने के उसको पावर नहीं है। तो अब ये जो सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड जो कानून बनाया गया वो भी जो है 67 जो मैंने फरमाया यूनियन लिस्ट में जो आते वो दायरे में आता। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इख्तियार था कि ये कानून बनाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बना दिए। अब जो स्टेट असम्बलीज़ रेजोल्यूशंस पास करके इसके मुखालिफ में जो है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमारी असम्बली का प्रोटेस्ट है एक मायनों में, आप इसको इस तरीके से ले सकते। लीगैलिटी इसकी ये है कि जो है ये इस तरीके से हम पास करने से सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा कि भाई इतने स्टेट जो हैं, ये स्टेट वाले इससे राज़ी नहीं हैं, क्योंकि ये भी चुनिंदा नुमाइंदे हैं इस स्टेट के, एक पर्टिकुलर स्टेट। एक वजाहत मैं करते चलूँ कि आसाम में जो NRC हुआ तो वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, है स्टेट गवर्नमेंट, जो आसाम की स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हुकूमत है वो भी बीजेपी है। तो आसाम की हुकूमत ये NRC करना चाह रही थी और वो करी ऑन द डिमांड ऑफ जनरल पब्लिक। लेकिन जनरल पब्लिक ये नहीं बोली थी कि भाई हिंदू को रख लो, मुसलमान को हकाल दो। आसामियों का ये नहीं था, वो तो जो भी बांग्लादेशी है वो हकालना चाह रहे थे। लेकिन इस किस्म से इसको इसका जो है मिसयूज़ किया गया। तो अब जैसा हमारा तेलंगाना है, हमारे KCR साहब भी बताए हैं, हालांकि ओरली ही उन्होंने बताया है, KTR साहब ने भी बताया, हमारे जो है महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर है वो साहब ने भी बताया है कि जो है हम NRC हमारे पास नाफिज नहीं करेंगे। लेकिन रिटर्न में हमारे लोग पूछ रहे कि भाई रिटर्न में आप जो है वो करिए, और यहाँ पे भी असम्बली में इसको पास करिए। असम्बली में पास करने का यही है लीगैलिटी, इस पर से प्रेशराइज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस किस्म का मौका आज तक आया भी नहीं, क्योंकि अभी तक जो होता आता क़वानीन जो पास होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस होती थी और स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस होती थी। तो कोई भी कानून पास करना है तो ये फिर अपने म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए इसको पास करवा लेते थे। अब चूँकि स्टेट में अलग वो आ गए हैं हुकूमतें, पार्टीज़, और सेंट्रल लेवल पे अलग है, तो ये हमारी हिंदुस्तान की तारीख़, जो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में इस किस्म के हालात पहली दफ़ा हो रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम कभी निकाल के पढ़ते नहीं, हम कुरान शरीफ भी ऊपर ही रख देते, कॉन्स्टिट्यूशन की तो पुकी घर में नहीं रहती। तो अब यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ों से वाक़फ़ियत भी हासिल होगी कि इन हालात में दस्तूर हिंद क्या क्या हमको बता रहा है। जी, दूसरा सवाल का हिस्सा ये था कि इस प्रोटेस्ट के ज़रिए CAA वापस लो के जो नारे लग रहे हैं, तो क्या प्रोटेस्ट के ज़रिए लॉ वापस हो सकता है? लॉ प्रोटेस्ट के ज़रिए वापस नहीं होता। पार्लियामेंट लॉ पास करी और पार्लियामेंट वो लॉ को जो है पुल बैक कर सकती, मतलब क्या बोल सकते, रिपील कर सकती, पार्लियामेंट कर सकती। उसके अलावा अगर कोई लॉ को जो है ना, अगर वो लॉ को जो है ना
रुका सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर सकती है लॉ को, या कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ पब्लिक जो है, पब्लिक के जो नारे हैं वो नारे जो है सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए है। पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, या तो पार्लियामेंट इसको वापस लेना या फिर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देना इसको। दो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें तो वही है। अब रही बात ये साहब पूरा समझा दिया आपको एतमाद भाई के असेंबली इसका क्या है, उसका लीगलिटी यही है। लीगलिटी कुछ नहीं है। जो लिस्ट जो है ना, जो पोर्टफोलियो आपके लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में है, वो पोर्टफोलियो पे आप रेजोल्यूशन पास कर लेके भी कुछ नहीं। सिर्फ इतना है कि ये रेजोल्यूशन जो है ना स्टेट असेंबली में पास हुआ तो उसको ग्राउंड बना के सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का कि जो है ना ग्राउंड बन गया उतना ही। और जैसा कि एतमाद भाई बोले, प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स सही है और कुछ नहीं हो सकते कि, लेकिन और ये जो प्रेशराइज रहेगा ये लीगल प्रेशराइज है, इलीगल प्रेशराइज नहीं। हाँ, इलीगल असेंबली में जो हम कर रहे हैं लीगल प्रेशराइज है। मुमकिन है रोडों पे जो आपको दिख रहा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि भाई ये इलीगल कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, तो असेंबली में जो हो रहा है ये तो इलीगल नहीं हो सकता, इसको तो लीगली माना हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको कंसिडर कर सकता है कि इतने स्टेट के असेंबलीज ने इसको पास कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कि भाई दबाव में आएगा, सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के तहत ही इसका फैसला करेगा। जी, आप लोगों के पास से किसी को सवाल है आपको? पब्लिक में शोर मचा हुआ है कि बीजेपी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बदलती बोल के संविधान को, और दूसरा सेक्युलर वर्ड जो है वो वर्ड निकालने की कोशिश कर रहे बोल के ऐसा पब्लिक में बात आ रही। इसी कहाँ तक गुंजाइश है? आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो है ना, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलते बोल के जो बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बदला तो नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो फीचर्स है, बेसिक चीज़ें, उसको तो कोई नहीं बदल सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश भी करेंगे तो दूसरे यहाँ पर मिशनरीज है जो फंक्शन कर रहे हैं वो लोग रोक लगा सकते। दूसरी चीज़ सेकुलर वर्ड की। सेकुलर वर्ड जो है ना पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, बाद में अमेंडमेंट के जरिए लाया गया वर्ड। वो अमेंडमेंट के जरिए जो चीज़ आई वो चीज़ को कभी भी रिपील कर सकते हैं वापस। तो उसकी गुंजाइश है या नहीं है, तो सेकुलर वर्ड को निकालने की गुंजाइश है नहीं। जो चीज़ जो है ना अमेंडमेंट के जरिए आई तो उसको वापस लेने की गुंजाइश है, लेकिन अब ये कितना वर्कआउट होगा इसमें आगे, कितना इसको जो है ना वो लोग उसमें इसकी वजाहत मैं ये कर दूँ कि जो है हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कई एक अपने जजमेंट्स में कहा कि किन को बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो जो हमारे दो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, ग़ालिबन 74th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी साहिबा के ज़माने में जोड़ा गया। तो उससे पहले जैसा हमारे गुलाम रब्बानी साहब फरमा कि सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं था, लेकिन आर्टिकल 25 से 28 तक था, यानी आपको राइट टू रिलीजन था। तो इससे आपको पता चलेगा सेक्युलरी मुल्क था, हर रिलीजन को अपनी अपनी आज़ादी है, मतलब सेक्युलर। अब चूंकि कुछ फेसिस्ट ताकतें इस पर यह कोशिश कर रही थी कि भाई इसमें सेक्युलर वर्ड ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ, जो मेरी छोटी सी नॉलेज है ना, मैं इंदिरा गांधी साहिबा की बातों को सुन सका उतना, क्योंकि मैं छोटा था जब उनका असैसिनेशन हुआ था, लेकिन मुमकिन है कि सेक्युलर मिजाज शख्सियत थी इंदिरा गांधी साहिबा। उन्होंने ये जो चीज़ें आने वाली है, फेसिस्ट ताकतें जिस तरीक़े से उभर रही है, इनको बताने के लिए और तमाम मुल्क को मुत्तहद रखने के लिए सेक्युलर वर्ड को अमेंडमेंट करके दाखिल कर दिया। अब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने जजमेंट्स में ये कहा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में सेक्युलरिज्म आ जाता, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद क्यों ना आया हो, लेकिन अब ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया है। अब ये सेक्युलरिज्म को निकालना तकरीबन नामुमकिन की तरह है। फिर भी जैसा कि फरमा रहे कि जो है हमारी अगर ताकत पार्लियामेंट में ज़्यादा है तो हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मैं अक्सर सवाल हमारे तमाम जो भी सुनने वाले हैं उनको मैं बोलता हूँ, कल हम 300 मुसलमान सीट ला लिए तो हम क्या इसको मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे? बना सकते? नहीं बना सकते। इसीलिए कि हमारा जो दस्तूर है, दस्तूर ये बता दिया है। इस चीज़ को हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए। मेजॉरिटी हिंदू भाई समझते हैं, जो फेसिस्ट दिमाग के जो आपके फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं इसको नहीं समझने की कोशिश करते। हिंदू ज़्यादा रहते हैं इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बना लें, ठीक है, थोड़े देर के वास्ते आप इसमें अमेंडमेंट करके ला लीजिए। एक 50 साल के बाद यहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर इसको हम क्या क्रिश्चियन मुल्क बना देंगे। फिर 50 साल के बाद मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, फिर इसको क्या मुस्लिम जो है दस्तूर के तहत मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे। ये आपको समझना चाहिए। जो हमारे
दस्तूर जो बनाए थे हमारे फोर फादर्स समझ लीजिएगा, तो उन्होंने सेक्युलरिज्म की पैरवी की, इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म की पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट के तमाम लोगों ने पैरवी की, और इसमें ज़्यादातर हिंदू ही थे। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस को मान लिया जाए, इंदिरा गांधी को ले लिया जाए, या फिर जो कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की थी उसमें एक मुस्लिम साहब थे, बाकी सब हिंदू थे। तो ये तमाम लोग तो सेक्युलरिज्म को उसको उस ओपिनियन को हम लिए हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? तो इससे आपको समझना चाहिए, हिंदुओं भाइयों को ये समझना चाहिए कि अगर आप इसको आज हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो कल कोई भी मज़हब अगर ताकतवर हो जाए तो फिर आपके कुछ लोग कुछ माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ दे रहे हैं तो फिर मुमकिन है उसका बदला फिर निकाला जाएगा। अगर कोई दूसरा मज़हब फिर ताकतवर हो जाए या उनकी सीट्स ज़्यादा आ जाए तो क्या फिर वो जब आ जाएंगे तो फिर वो इनसे बदला लेंगे। जिस तरीके से आज कुछ बीजेपी के कुछ लीडर्स जो हैं वो मुस्लिम बादशाह जो करे उनका बदला आज के मुसलमानों से निकालना चाह रहे, पाकिस्तान जो बनाए उनका बदला मुसलमानों से लेना चाह रहे। मेरे भाई लोग ये इन चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करिए, वरना जो राहत इंदौरी साहब का जो शेर है कि आग लगेगी तो दायरे में सब आएंगे। कल वो बच्चा जो बेचारा जो है गोली चला दिया वहाँ पर जामिया में, कितनी परेशानी की बात है। उसके वालिदैन वालिद तो नहीं है गए, उसकी वालदा का क्या बेचारी का बुरा हाल होगा, तो अपने बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इसको समझना चाहिए आप। तो सेक्युलरिज्म फिलहाल जो है आपको मेरे को कोशिश भी करना है कि ये हम बदलने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह ये हिंदू भाई अगर इसमें गलतफहमी में समझ जाइए तो फिर दूसरा लोग आएंगे, फिर दूसरे जो करंट मिसाल है, अगर कल 300 मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन चुन के आ जाए, हम इसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देना क्या? सबसे पहले ये समझना है कि हिंदू राष्ट्र है क्या। जी, हिंदू राष्ट्र हो मुस्लिम राष्ट्र, उसका मतलब क्या है, मतलब कैसा होता है? मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे वो तो क्या होता, मतलब ठहर के नरेंद्र मोदी साहब ठहर के पुकार दिया कल से इंडिया हिंदू राष्ट्र, वो तो हिंदू राष्ट्र हुआ था क्या? है क्या प्रोसीजर रहता ना कोई भी चीज़ का? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री का स्टेट का रिलीजन डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी कंट्री का स्टेट का रिलीजन जो है इस्लाम डिस्क्राइब करी, उसी तरह बांग्लादेश अपने स्टेट का रिलीजन इस्लाम डिस्क्राइब करी। लेकिन इंडिया नहीं करा ऐसा, इंडिया स्टेट का रिलीजन डिस्क्राइब नहीं करा, इंडिया नो रिलीजन, पूरे बराबर है। जब स्टेट का रिलीजन डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि स्टेट का रिलीजन जो है ना उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हिंदू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान चले जाएंगे, उन्होंने चले जाएंगे, इन्होंने चले जाएंगे। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? पाकिस्तान के हिंदू है और वो हिंदुओं पर गालियां दे रहे हैं यहाँ पर इंडिया को। तो पाकिस्तान का हिंदू अगर इंडिया को गाली दे देगा तो क्या उन्हें हिंदू हिंदू रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर नहीं भाई, जैसा कि बोल रहे हैं कि मुस्लिम दहशतगर्द, तो वो हिंदू दहशतगर्द होगा उन्हें, फिर अब इंडिया को गालियां दे रहा उन्हें, उसको भी मार रहा। तो इसी तरह बोलने का मतलब ये है कि मुल्क मुल्क ही रहेगा। तो ये लोग स्टेट के रिलीजन को चेंज करेंगे बोल रहे हैं, स्टेट के रिलीजन को चेंज करना हो तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हो रही। जैसा एतमाद भाई बोल दिया वो सेक्युलर प्रियाम्बुल में आता, प्रियाम्बुल इज द बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि प्रियाम्बुल के अंदर सेक्युलर जो इंसर्ट करे वो बाद में इंसर्ट करे, तुम लोग बोल रहे हैं। लेकिन प्रियाम्बुल के अंदर आ गया, आ जाने के बाद और बेसिक चीज़ आने के बाद आप स्टेट का रिलीजन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पर बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। इंडिया 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 ही रहता है। ये सब बातें हैं। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो बनाइए, कल मुस्लिम आएंगे तो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन राष्ट्र बना देंगे, ज्यूज आए तो ज्यूज राष्ट्र बना देंगे। अब आप सोचो इसको सेक्युलर रखते या फिर धर्म पे इसको बनाना चाह रहे। साइलेंस हमेशा ऑप्रेसर को बेनिफिट करती, तो आपने कहा कि प्रोटेस्ट करने से लॉ चेंज नहीं होगा, तो अब प्रोटेस्ट भी नहीं करें और साइलेंस भी रहे तो ये लॉ को प्रमोट करे, वैसा है ना? आपका सवाल किसकी तरफ है? नहीं, मैं बोला था ठीक ठीक नहीं, खैर प्रोटेस्ट नहीं करो बोल के बोला ही नहीं मैं आपको। सबसे पहली चीज़ वजाहत कर देता हूँ उस चीज़ की कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक राइट है, बराबर करना प्रोटेस्ट। आप अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मालूम कैसा होगा लोगों को। और दूसरी चीज़, गलत चीज़ के खिलाफ तो आवाज़ उठाना है, गलत चीज़ के खिलाफ बराबर आवाज़ उठाना है। आप कोई चीज़, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की ड्यूटी जो है उस पूरों के ऊपर है, फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरी चीज़ ये वापस होता नहीं होता, दूसरी चीज़ है। लेकिन जब तक आप आवाज़ उठा के बोलेंगे नहीं ये चीज़ गलत है, हो सकता है कि जो है ना आपका एक कंटिन्यू प्रोटेस्ट, ये एक चीज़ पहले जहन में रखना है, ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक कानून बना हुआ है, वो कानून को आप वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो छोटी मोटी लड़ाई नहीं, लंबी जा सकती, लेकिन लड़ाई लड़ना है। प्रोटेस्ट गलत नहीं है, प्रोटेस्ट बिल्कुल जारी रखना है। बल्कि मेरा तो मशवरा ये है कि जितना हो सके प्रोटेस्ट के अंदर और शिद्दत पैदा होना और लोग जुड़ना और ज़्यादा बढ़ना, ताकि जो है ना सही तरीके से जो है ना, जिस तरह के जो है ना वहाँ पर अब मैं समझता हूँ शायद 49 डेज से शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं।
एक भी पैसे का वायलेंस नहीं हुआ आज तक 49 डेज में, माँ सिवाय इसके कि 2 दिन पहले वो जो न 2 लोग गन लेके आए थे वहाँ पर, उसके अलावा कोई वायलेंस नहीं हुआ अभी तक। 49 डेज से वो लोग पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर ले सके उनका। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट अगर होएगा तो लोगों आवाज़ पहुँचेंगी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एनआरसीसी और एनपीआर इस एक्ट्स को रोकने के वास्ते हमें क्या मतलब क्या करना चाहिए? रैलीज तो हो रहे हैं। और एनपीआर कोई क़ानून नहीं है, एनआरसी तो अभी आया नहीं है। एनपीआर एक पर्टिकुलर क़ानून के तहत आपके ऊपर नाफिज करने की अभी बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अभी ये नाफिज नहीं हुआ, हालांकि डेट आ गई है उसकी। तो हमारे जो तेलंगाना में जो हम रहते हैं तो केसीआर साहब तो इसको ना करेंगे, ये ओरली उन्होंने बताया है। अब रिटर्न में तो कोई इस किस्म से चीज़ आई है क्या? नहीं, रिटर्न में तो कोई चीज़ रिटर्न में नहीं बोल के नहीं, करना बोल के आई। अच्छा, वजाहत फरमा दीजिए आप उस पूरे मतलब जितने भी किस किस को अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए, कौन कौन है, उनको ट्रेनिंग शुरू हो गई अभी एनपीआर की। जी, तेलंगाना में भी शुरू हो गई, तेलंगाना में जी जी। वो उसकी कोशिश तो मेरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये एक दरख्वास्त है यहाँ के मन से और आप लोगों की तरफ से, जो भी हमारे घर पे हमारी नेशनैलिटी पूछने आएगा ऑफिसर, सबसे पहले उसकी नेशनैलिटी आप तय कर दीजिए कि उन्हें इंडियन नेशनल है या नहीं है। अगर उन्हें इंडियन नेशनल है तो ऑन द व्हाट बेसिस ही इज़ इंडियन नेशनल। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी भी शख्स को भी जारी, तो पहले आप ये प्रूफ करिए कि उन्हें इंडियन नेशनल है क्या है, तभी हमसे वो पूछ सकेंगे। वरना आप अरे गैरे न तो खैरे को लाके हमारे पास हमसे पूछ रहे हैं हम सिटीजन, आपके पास सिटीजनशिप क्या सबूत है? तो पहले आप उनका सिटीजन लीजिए। तो अगर वो साहब सिटीजनशिप प्रूफ कर दिए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट हम बता देंगे। ठीक है ना भाई? आपकी तरफ से मेरा अपील सही है नहीं है? तो पहले वो जो आएंगे उनके आप सिटीजनशिप को तय कर दीजिए इंशाल्लाह। ऑनलाइन एक स्टेटमेंट आया है, उसके ऊपर कमेंट चाहते हैं। ये शेख सनवर साहब कह रहे हैं, whoever is in the power or has majority can remodify constitution law as per the need and not as per the country। अब जैसा पार्लियामेंट में जैसा ही आप मेजॉरिटी आया हमारे हिसाब से जो है लॉ बनाते हैं एंड वो इम्पोज कर देते हैं, तो इज़ इट नॉट लाइक ए डिक्टेटरशिप? ये कमेंट पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल डिक्टेटरशिप टोटली नहीं, तो डिक्टेटरशिप के वैसा ही अब कुछ हमारे पास चल रहा है, क्योंकि हमारे मोदी जी के कुछ बयानात, हमारे अमित शाह साहब के कुछ बयानात ऐसे हैं जो पसंद नहीं आ रहे। खुद मेरे को भी बात उनके जो है बयानात जो है पसंद नहीं आते, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। देखिए एक फ़िल्म आई थी लीडर, इसका भी मैं बार बार हवाला देता रहता हूँ कि उसमें जो है दिलीप कुमार साहब थे, पुरानी फिल्म है, और वो लॉ के स्टूडेंट रहते और लॉ की क्लास चलते रहती है। तो उनके वालिद साहब गालिबन नज़ीर हुसैन जो है कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, वो लॉ के प्रोफेसर रहते। तो चूँकि जो है हमारे उसमें इस किस्म का सीन था कि दिलीप कुमार साहब जो है थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ करते हैं क्लास में, तो उनके वालिद कम प्रोफेसर उनको ये समझाते हैं कि भाई इतनी अहमियत की क्लास चल रही है, जो दस्तूर है, जो कानून है, इस पर हम बात करें, जिस पे हमारा मुल्क चलता है, उस पर हम बात करें और तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो दिलीप कुमार साहब का वहाँ पे एक जुमला है, वो जुमला ये है कि उन्होंने ये बताते हैं कि साहब आपका कानून ये कैसा है, अगर आप इसको इधर मुड़ाओ तो इधर मुड़ जाता, उधर मुड़ाओ तो उधर मुड़ जाता। तो आज कुछ बीजेपी के लीडर्स या पहले भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी इस किस्म से हरकत करने की कोशिश किए हैं कि दस्तूर को गलत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया गया, गलत अंदाज से इंटरप्रिटेशन किया गया कुछ प्रोविजंस का कॉन्स्टिट्यूशन के, और सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिए गए। तो इससे होने वाला वक्तिया तो हमको कुछ परेशानी होगी, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल रिव्यू का पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ गलती कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे देती है, तो फिर कौन करेंगे इसको सही? तो खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा जुडिशल रिव्यू के तहत। ऐसे कई हमारे पास जो है इसके केसेस है कि उस एक बार कोई चीज़ को गलत कह दिया गया और 2-3 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशल रिव्यू कर करके नहीं भाई हम तब उन चीज़ों को गौर नहीं करे थे, आज इस पर हम गौर करें हैं। और दूसरी चीज़, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट आज है, अगेन राहत इंदौरी साहब, आप किराएदार है, मकानदार नहीं है, 4 साल 5 साल रहते चले जाते, उसके बाद भी दूसरी गवर्नमेंट आती। अभी आज का अखबार का स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र में
पिछली बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट थी और उन्होंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, स्टेट लेवल के एजुकेशन सिस्टम में हिंदुत्व की कुछ चीज़ों को जोड़ दिया। आज हुकूमत चेंज हो गई है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, क्या नाम है साहब का, उदय ठाकरे साहब, उन्होंने बयान दिया कि हम उस पर नज़रसानी करेंगे। अगर वो बिल्कुल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हम उसको निकाल देंगे, अगर नहीं तो फिर कुछ सेक्युलरिज्म की कुछ उसमें बात दिखती है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हमारे स्टेट के बच्चों को हम सेक्युलर मिजाज ही बनाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपने केसेस को चेंज करता है, अपने जजमेंट्स को चेंज कर सकता है और हम हुकूमतों को चेंज करके, यही तो है ना हमारे पास पावर, 4-5 साल के बाद बदल देंगे, फिर दूसरी हुकूमत आएगी तो फिर वो अपने हिसाब से अपने रूल्स पास करेगी, जो आप चाहते हैं उस किस्म के रूल्स पास होंगे। लेकिन वो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस या लॉज है वो दस्तूर के दायरे ही में रहेंगे। मजीद गुलाम साहब, रब्बानी साहब। बात तो बिल्कुल सिंपल है, पूरी एतमाद पे समझाई दी है जी। जो भी चीज़ें हैं दस्तूर के दायरे में होना चाहिए। दस्तूर के दायरे में तो भाई आपके 300 MP आने दो, 350 आने दो, या फिर पूरे 495 है ना, पूरे 450 कितने 540 पूरे अगर MPs भी अगर एक ही पार्टी के आएंगे तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। ये बात को समझ लेना ज़रूरी है। पूरे फुल पावर भी रहेंगे उनके पास, 100% उनके MP रहेंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा दस्तूर है, इसकी खासियत यही है हमारे दस्तूर की, और सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसकी वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं। और एक लास्ट पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी 2 किस्म के जो है अमेंडमेंट्स होते हैं। एक सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार रहता है कि वो अमेंडमेंट करे, दूसरे किस्म के अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फिर स्टेट लेवल के असम्बलीज भी उसकी हिमायत करना, तब फिर अमेंडमेंट्स होते हैं। इसीलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आप 2 चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। मैं अक्सर ये भी चीज़ दोहराता रहता हूँ कि अगर आप अपने आप को एक मुकम्मल शख्सियत अपने आप में बनाना चाह रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। एक तो आप अपने मज़ाहिब के क़ानून से वाकिफ़ रहना, ठीक है, दूसरा आप आपके मुल्क के क़ानून से वाकिफ़ रहना। अब आपके मज़ाहिब के क़ानून क्या हैं? अगर आप हिंदू हैं तो आपके वो जो पुराणाज है, आपके वेदास है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आप मुसलमान हैं आप कुरान पढ़ लीजिए, तफासिर पढ़ लीजिए, 1-2 जो है आप हदीस की किताबें पढ़ लीजिएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं अपनी बाइबल पढ़िए। जो मज़ाहिब के लोग हैं अपने अपने धर्म के बारे में पहले जानिए, फिर उसके बाद आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रूर जानिए। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स है, लेकिन उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक आप पढ़िए, जिसमें से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 आपके फंडामेंटल राइट्स है। इनको आप पढ़िएगा और ज़रूर पढ़िएगा, वरना फिर आप बाद में बोलेंगे हमको नहीं मालूम था। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, आपको कोई बचाने नहीं आ सकता, ठीक है। आप अपने हुकूक आप नहीं जानेंगे, आज आपके हुकूक आपको थोड़े बहुत मालूम है, आज रोड पे आए आप, कल आपको हुकूक ही नहीं मालूम होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब ये कानून दस्तूर बना रहे थे, वो दलितों के बारे में इतने फ़िक्रमंद थे, वो ये फरमा रहे थे कि भाई हमारा दिमाग जो है हमेशा ग़ुलामी फितरत का हो गया। पहले राजा महाराजा की हम ग़ुलामी करें, फिर उसके बाद कुछ बादशाहों की ग़ुलामी करें, फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करें, तो आज हमारा जो है ग़ुलामाना ज़हनियत हो गई। तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सक रहे, हम आवाज़ तक नहीं निकाल सक रहे। इसलिए दस्तूर हिंद बना के हर किस्म के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का एक प्रॉपर तरीक़ा बताया गया। उस प्रॉपर तरीक़े पे आपको जो है अमल करना है और प्रोटेस्ट बिल्कुल करना है। अभी मेरी बहन ने सवाल किया था गुलाम रब्बानी साहब से कि जो प्रोटेस्ट करना, बिल्कुल प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलेगा कि भाई इतनी नाराज़गी लोगों में है। फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट, आप करोड़ों लोग आप प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन दस्तूर के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपका साथ नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू दस्तूर ही आप फैसला सुनाएगा, लेकिन एक लोगों तक, दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचती है कि भाई हम इस चीज़ से नाराज़ हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और एक भाई फ़ेरोज़ ख़ान खादरी साहब कह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी भरोसा नहीं है हमको सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फ़ैसले जो है, जैसे बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया और दूसरे जो फ़ैसले आए जिसको लिंचिंग की गई उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ऐसे कई सारे फ़ैसले हैं जो हमारे ख़िलाफ़ थे। तो इसका क्या है मतलब, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर गलती करता है तो इससे हायर कोई चीज़ है क्या जिसमें हम जा सकते हैं? इन्होंने पूछा कि इंटरनेशनल कोर्ट का भी कोई ऑप्शन हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में ही जजमेंट्स दे रही है,
तो इससे फिर हमारा हमारा हक कहाँ से लेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सही नहीं दे रही है? ये बेसिक सवाल है। इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में गुलाम रब्बानी साहब क्या कर सकते बताएंगे। सबसे पहले साहब का नाम क्या है? मोहम्मद फेरोज़ खान खदरी। आपको दूसरे लोग क्या पाकिस्तान भिजाते या लंदन भिजाते, मैं भिजा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट आप बनाए, दस्तूर आप बनाए, हर चीज़ आप बनाए। इस किस्म की जो है गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अभी परसों हमारे को हाई कोर्ट हमारे को मिलियन मार्च का परमिशन दिया, जब तो फिर आप उसकी तारीफ नहीं करें। तो इस किस्म की बातें मत करिए। हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ ये तमाम चीज़ें दस्तूरी है। और दस्तूर किसने बनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे मैं तो था नहीं, तो आपके बाप दादा तो थे, उन्होंने उसकी जो है हिमायत करे और वो दस्तूर हिंद बना और उसी के हिसाब से आज हम चल रहे हैं। तो इस किस्म की माजरत खाई से गुफ्तगू मत करिए जिससे गैर लोगों को आपके ऊपर जो उंगली उठाने का मौका मिलेगा। हाँ, रही बात कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले मुमकिन है आपके ख़िलाफ़ होते हैं। आप इवन आप सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा डालिएगा, उसमें ज़ाहिरी बात है कोई भी फैसला किसी एक पार्टी के फेवर में आएगा, तो आप क्या उस सिविल कोर्ट को भी ख़राब बोल देंगे या क्रिमिनल कोर्ट को भी ख़राब बोल देंगे? तो एहतियात से आप अल्फाज का और जुमलों का इस्तेमाल करें। ये सब इसीलिए होता है कि आप दस्तूर से वाकिफ़ नहीं है। दस्तूर आप बना दिए लेकिन आप दस्तूर से ही वाकिफ़ नहीं है। तो अब ये CAA हो या NRC हो, NPR हो, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अबाव कहीं जा सकते या नहीं जा सकते, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हमारे गुलाम रब्बानी साहब इसमें मज़ीद बोलेंगे। देखिए, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है यूरोपियन जो है वहाँ पर पार्लियामेंट में जी एक रेजोल्यूशन मूव कर रहे थे एंटी CAA प्रोटेस्ट। तो रेजोल्यूशन जब मूव हो रहा था तो उस दौरान जो है परसों 2 दिन पहले शायद, तो उस दौरान ये बात तय पाई गई कि जो है ना ये मार्च के महीने में लिया जाएगा, डेट हो गई इसकी। तो उसके रीज़न ये मेन स्पेसिफिक रीज़न ये बताया गया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 140 ऑड पिटिशन्स पेंडिंग है जिसके ऊपर सुनवाई चल रही, और वो मोस्ट लाइकली फरवरी के अंदर शायद वो लोग जो है ना एप्लीकेशंस डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे या फिर उसका कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि डेट दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट जब तक आपके मैटर को सुन रहा और गवर्नमेंट को जो है ना डायरेक्शन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें जवाब डाला जाए, तो ये सारी चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोसेस चल रहा, लीगल प्रोसेस चल रहा है एक फ्रेमवर्क के अंदर, तो उस दौरान इस तरह की बातें बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें हैं, जैसा इत्तेमाद भाई बोले। और वो फैसले ये फैसले देखिए भाई, आप सबसे बड़ी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से कुछ होता है। हमारे पास भी जो है ना नाउम्मीदी जो है, नाउम्मीदी कुफ्र है। तो आप ये नाउम्मीदी की बातें करने वाले लोग लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग दे आर नथिंग बट दे आर फेल्यूर्स। इस तरह की बातें करना ही नहीं। तो अब आप पत्थर जो है ना फोड़ेंगे तो पानी निकलेगा, तो पत्थर कितना फोड़ूं भाई, पत्थर कितना फोड़ूं बोल के छोड़ देते क्या आप? पानी निकलता है, आज ने कल निकलता पानी, फोड़ना पड़ता आपको। इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब जा सकते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक जो है ना उसके मौके हैं, जब भी जा सकते। ये रीज़न के अंदर आपको यहाँ पूरे रेमेडीज लाइव है। आपको इंडिया के अंदर अभी रेमेडीज लाइव है, अभी रेमेडीज चल रही। गवर्नमेंट कैन रिपील द लॉ, यहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती, चेंज हुई तो नेक्स्ट गवर्नमेंट रिपील कर सकती लॉ को। और आपको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी कोई फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता मैटर को, सुप्रीम कोर्ट एडमिट करके सुप्रीम कोर्ट कैन रिफर द मैटर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हियरिंग हो सकती। जब तक ये सारी चीज़ें लाइव है, आप इंटरनेशनल कोर्ट की बात नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कोर्ट का मामला अलग है। हाँ, सोमोटो अगर इंटरनेशनल कोर्ट अगर कोई मामले को ले लेके अपनी तरफ से सुनवाई कर ले रहा, तो दैट इज ए सेकेंडरी इशू होगा। लेकिन आप इंटरनेशनल कोर्ट को जाना मतलब यहाँ पर आप इंसाफ के पूरे जिन चीज़ों को एग्जॉस्ट कर देना, पूरे ख़त्म हो जाना, ख़त्म होने के बाद जाना पड़ता है। वो सारी अभी करंट सिचुएशन वैसा नहीं है। ये पूछना ये था कि एडवोकेट्स जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जो लाइक माइंडेड है, उनके तरफ से कोई मुत्तहद होकर कुछ काम करने का कोई आप लोगों की तरफ से वो हुआ? या क्योंकि काफ़ी जमातों के अलग अलग एडवोकेट्स है, पार्टीज़ के अलग अलग है और इलाक़ों के वगैरह NGOs के अलग, तो सारे एडवोकेट्स एक कोई प्लेटफॉर्म में आके कोई मुत्तहद होने का या एक जगह होके इस पब्लिक को सपोर्ट करने का, वो कुछ भी आप लोग या कुछ करें ऐसा या करने का इरादा है आप लोग? जी, एडवोकेट्स में भी 2 तबके अब बढ़ गए हैं। कोई CAA के फेवर में रैली निकाल रहे हैं, कोई CAA के प्रोटेस्ट में। जो CAA के फेवर में रैली निकाल रहे हैं, उनका ये मकसद नहीं है कि आप मैं जो मुसलमान भाई बहन हैं हमको बाहर निकाल देना, वैसा नहीं है। इनके जहनों में ये फीड कर दिया गया है कि जो घुसपैठिए है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको जो है यहाँ से हम निकालने की बात करें CAA के तहत और जो है NRC वगैरह के तहत।
तो उसमें कन्फ्यूजन जो है, जैसा हम बता दिए कि गैर मुस्लिमों को जो है CAA के तहत NRC में अगर नाम नहीं आया तो उनको ले लिया जाएगा, मुसलमान उसमें फिर परेशान हो जाएंगे, मुसलमान क्या करना उस टाइम पे। तो मुसलमान देखिए बहन, आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सर्टिफिकेट्स है, सब चीज़ें हैं, हमको तो 100% को यहाँ से निकालने वाला है नहीं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं आज, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो शेड्यूल कास्ट है, जिनके घरों के पास फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, जिनके घर बह जाते, जो जंगलों में रहते हैं, जिनके पास वो सर्टिफिकेट कोई पेपर ही नहीं रहता, इन जैसे डाउन ट्रोडन पीपल जो है, जो गरीब लोग हैं, इनके लिए हमको लड़ना है। आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो हम कुछ एजुकेटेड भी हैं और हम कुछ हमारे पास जो है सलाहियत भी रखते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम किसी ना किसी तरीके से सर्टिफिकेट्स हम बना ही लेंगे और ये काम कर लेंगे। तो बहरहाल जो CAA के फेवर में रैलीज कर रहे हैं उनको इस किस्म से बावर किया करवाया जा रहा है कि भाई हम घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं। अब रही बात एक प्लेटफॉर्म पे आना, तो हर जगह की तरह, हर प्रोफेशन की तरह एडवोकेट प्रोफेशन में भी जो है लोग अपनी अपनी राय रख सकते, तो सब लाइक माइंडेड लोग जितने भी हैं जो आके प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मैं नज़र आ जाऊं, हर जगह गुलाम रब्बानी साहब नज़र आ जाएं। हमारे साथी हैं जो उस वक्त अगर वक्त मिल जाता है तो वो प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। बाज़ वक्त जो आपको नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में वकला नज़र आते वो हाई कोर्ट में नज़र नहीं आते, जो हाई कोर्ट में नज़र आ रहे वो सिविल कोर्ट में नज़र नहीं आते, क्योंकि अपने अपने कोर्ट्स वो लोग डिवाइड किए हुए हैं, उसमें वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक माइंडेड पीपल, ये सब लाइक माइंडेड पीपल ही है जो हर अदालतों में कर रहे हैं और वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही कर रहे हैं। अब जो क्रिमिनल कोर्ट के वकला है वो सिविल कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि उनको क्रिमिनल कोर्ट के केसेस बहुत रहते हैं, वहीं पर उनको प्रैक्टिस करना है। उसी तरीके से हाई कोर्ट के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट ही में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात कुछ प्रोटेस्टों में जो है कोई भी वकील नहीं नज़र आ रहा, मिसाल के तौर पे मैं भी एक आध जगह नज़र शायद आपको आया होऊंगा और नज़र नहीं आ रहा, तो हम और कुछ कामों में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे बैठ के, मैं हो, गुलाम रब्बानी साहब हो, हम भी यही बता रहे हैं कि CAA गैर दस्तूरी क़ानून है जिसकी वजह से केओस का आलम हमारे इंडिया में फैल गया है और इसको सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको करेगी, खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं करती है और उनके सामने इंटरप्रिटेशन गलत अंदाज से कॉन्स्टिट्यूशन का करके वहाँ से भी CAA के हक़ में ऑर्डर पास कर लिया जाता है, तो आपके पास फिर अगला असेंबली इलेक्शन है, अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, आप उसमें अच्छी पार्टीज़ को और काबिल लोगों को वोट दीजिए, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए और अपने इस कानून को रिपील करवा लीजिए। परेशान घबराने की बात नहीं है, नाउम्मीदी कुफ्र है। आप एजुकेट हो जाइए, जैसा मैं बार बार फरमा रहा हूँ, अपने मुल्क के दस्तूर से वाकिफ़ होइए और अपने जो है मजहबी क़ानून से वाकिफ़ होइए, फिर आपको अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता और ये सब चीज़ें आपको असरअंदाज भी नहीं करती। जी रब्बा जज़ाकल्लाह खैर। एडवोकेट एतमद साहब, आपकी नसीहत को मोहम्मद फ़ेरोज़ ख़ान ख़ादरी ने पॉजिटिव लिया है और आपके लिए उन्हें बात कही। थैंक यू ब्रदर फॉर आवर सेक। आई डिडंट हैव एनी इंटेंशन टू से एनीथिंग टू आवर एडवोकेट्स और जजेस। आई एम वेरी सॉरी बट आई आज दिस क्वेश्चन फॉर माई नॉलेज, बल्कि उन्होंने एतराफ़ किया है और माफ़ी भी मांगी है। बहुत अच्छा किया आपने, जैसा आपने एतराफ़ किया कि हमारी कम इल्मी की वजह से हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई गैर लोग उठा लेते हैं। ठीक है, गैर लोग ही नहीं, अपने लोगों में से भी कोई उठा लेते हैं। ठीक है, तो मोहतात अंदाज में आप गुफ्तगू को अपनी कीजिए, ख़ासकर सोशल मीडियाज़ पर और आपके जो है आपके जो प्राइवेट कोई पेजेस है फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, बहुत एहतियात से आपको काम करने की ज़रूरत है। बेशक आज की हुकूमत में तमाम हुकूमत के लीडरान या तमाम हुकूमत के आज हुकूमत में के अंडर में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स तमाम ना हो, लेकिन 25% लोग अगर हम कह लें तो फेसिस्ट ताकतें इसमें शामिल हो गई हैं और हिंदुस्तान को तोड़ने की इन लोगों के इंटेंशंस है और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं कम इल्मी की ताल्लुक़ से, या फिर दलित को अपना दुश्मन वो लोग समझते हैं। तो इन लोगों से आपको बचना है।
पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम ये हालिया वाक़या सुने हैं कि एक ACP लेवल का ऑफिसर जो है अपनी एक फ़िलासफ़ी पेश कर रहा है, वो भी कम इल्मी का शिकार है। हाँ, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जैसा मैं कहा था कि मुकदमे डालना आपको किसके किसके ऊपर है। अभी एक मैं 5 मिनट में जो है, और मैं एक 5 मिनट लूँगा कि आपको लीगली ज़रूर उठना है। अभी आप प्रोटेस्ट रोडों पे कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म के प्रोटेस्ट अदालतों में भी करना है, झंडे उठाकर नहीं, कानूनी पैरवी करके। इंशाल्लाह मैं उसको मैं बताऊँगा जी। एक दो कमेंट्स और पढ़ देता हूँ। फेरोज खान खादरी साहब ने एक कमेंट और किया है, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम। और दूसरा मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा है, माशाल्लाह बोथ एडवोकेट्स आर वेरी नॉलेजेबल। ये आप दोनों के लिए कमेंट्स आए हैं। ये इसके ऊपर अभी मज़ीद कन्फ्यूजन है कि ये प्रोटेस्ट ये जायज़ है या नहीं है ऑल टुगेदर ऑन द होल, और फिर इसमें औरतों की शमूलियत, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कर रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट औरतें, तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या कुछ फॉलो करना चाहिए? जी बहन, जायज़ का जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है वो इस्लामी तरीके से आप पूछ रहे हैं या फिर जमहूरी जुडिशल तरीके से आप पूछ रहे हैं, लॉ के तरीके से? इस्लामिक के लिए तो हम एक कोई मौलाना को पूछेंगे, कोई आलिम साहब को पूछेंगे। लॉ रिलेटेड यहाँ पर पूछिए। आपके दिमाग में क्यों आया है सवाल? आपके दिमाग में क्यों आया सवाल, उसकी भी वजाहत करिए, फिर एडवोकेट साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं लिटरली, बिल्कुल सही, बस काफी है। में रह के नहीं कर रहे, इस्लामी ठीक है, कोई बात नहीं, जवाब दे देता हूँ। में रह के नहीं कर रहे और ये हद पार कर रहे हैं, और काफ़ी शरई मसाइल आ रहे हैं इसमें जो कि अबूर हो जा रहे हो, जो कि यहाँ पे हम शरीयत के ख़िलाफ़ काम करके कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने हक़ के लिए। लाइक इट्स अ रिलीजियस, इसमें जुडिशल नहीं है, रिलीजियस। बारकल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप काम क्या कर रहे हैं वो देखिए। आपका काम ये है कि एक चीज़ गैर दस्तूरी है, मतलब आप चीज़ को आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान रहे हैं, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ को जब आप मान रहे हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज़ है और उसका जो है ना ग्रेटर कॉज में उन्हें किस किस को इफेक्ट करता है, हर इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है उन्हें। तो पर्सनल कैपेसिटी में औरत भी एक इंडिविजुअल है, मर्द भी एक इंडिविजुअल है, बच्चा भी एक इंडिविजुअल है। तो अगर ये कानून अगर किसी वजह से जो है ना लागू हो जाएगा और जो है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर झेलना पड़ेगा, किसी वजह से एक फैमिली है, गरीब फैमिली जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो उसका कंडीशन क्या होगा वो सुनिए आप। उसका कंडीशन ये होगा कि अगर एक मियाँ बीवी और बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अगर वो लोग जो है ना NRC के अंदर उनका नाम इंक्लूड नहीं हुआ, निकल गया, और ये कंफर्म होगा कि ये लोग मतलब एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने की वजह से ये चीज़ बता दी जाएंगी कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है। इलीगल है ही नहीं है वो तो सो बात की बात है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट की बेसिस पे इलीगल है नहीं बोलना चाह रहे कि अगर एक मियाँ बीवी बच्चे अगर वो भी मुसलमान है, समझिए आप, अगर ये बताया जाएगा कि जो ना ये तीनों जो है लीगल इमिग्रेंट्स है, तो उसके बाद सोचिए अब उनका हाल क्या होने वाला है। उनका हाल ये होने वाला है कि बाप को एक डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, माँ को एक डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, बच्चों को एक जगह डाल दिया जाएगा, तीनों को अलग अलग कर देंगे और लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर बोलिए आप, यहाँ पर शरीयत क्या चीज़ बोल रही है आपको ये बोलिए। अगर ये चीज़ को रुकाने के लिए अगर आज हमारी माँ बहन अगर बाहर निकल के बैठे हैं, तो हमारी माँ बहन कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? हमारी माँ बहन पर्दे के अंदर बैठ रहे हैं, नमाजों की अदायगी कर रहे हैं, सब चीज़ करते हुए आज बाहर आके एक गैर दस्तूरी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल के दिन इस तरह कोई रोड पे नहीं आना, कल के दिन किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं हो जाना। तो इसके अंदर मेरे को कोई चीज़ गैर शरई नज़र नहीं आ रही। और अलबत्ता एक चीज़ है, जितने लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि गैर शरई ये लोग नहीं निकलना चाह रहे, कहीं ना कहीं मैं इनकी नीयत पर शक कर रहा हूँ कि कहीं ये लोग हुकूमत के ताईदी लोग तो नहीं हैं, कहीं ये लोग उनके ये फासिस्ट ताकतों का काम तो नहीं कर रहे हैं वो लोग जो आगे इसमें अड़ंग मार रहे हैं। क्योंकि भाई अगर कोई आप अच्छा काम नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनको उंगली तो मत करो, खामोश पड़ जाओ आप कम से कम। ये मेरा जवाब है इस मामले में। फिर मजीद अगर कुछ पूछना है तो आप किसी आलिम से दरियाफ्त कर लीजिए इस मामले में। जी, मैं वही फरमाना चाह रहा था कि अगर आपको डाउट है तो किसी भी मुफ्ती से एक फ़तवा ले लीजिए कि हम इस किस्म के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाह रहे, इसमें मजहबी इजाज़त है या नहीं है। जहाँ तक मजहबी नॉलेज मेरा है उस पर मैं बताना चाहूँगा कि जब जिहाद का मसला होता था तो उस वक्त ख़वातीन भी जो है जंगों में जाती थी और जो है जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह वो फराम करती थी जो ज़ख्मी हो जाते थे। तो इसकी तो इजाज़त है। और जैसा भी ग़ुलाम रब्बानी साहब ने फरमाया कि मुसलमान ही नहीं भाई, कोई दलित भाई भी हो, कोई दलित की फ़ैमिली हो, कोई दूसरे और मज़हब की लोगों की फ़ैमिली हो जो इसकी वजह से मुतासिर हो रही है, और कल अल्लाह ताला आखिरत में आपको पकड़ ले तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसलिए पहले मुफ्ती साहब से फ़तवा ले लें। आप जिस भी
ये भी हमारे पास है, मसलकों का भी मसला है। तो जिस भी मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हो वो मसलक के आप मुफ्ती साहब से एक फ़तवा ले लें, मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाह रही हूँ, मेरे लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको आप करते हुए आप शामिल होइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। और जी बहन, अगर आपको कोई आगे सवाल है शरीयतन, तो संडे के दिन जैसा आप जानते हैं, कल संडे मगरिब के बाद एवरी संडे हमारे पास आलिम साहब आते हैं, तो उनसे आप जो है क्लियरली सवालात शरीयती तौर पर इंशाल्लाह कर सकते हैं एवरी संडे, जैसा कि आप जानते हैं। अभी जो है हम एक और तरफ पलटते हैं इंशाल्लाह, माशाल्लाह बेहतरीन कई क्योंकि माजरत खाई से कि वक्त कम है, जी 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 तो मैं मेरे कंक्लूजन पॉइंट्स जो है पहले ही दे देता हूँ, फिर जी। उसके बाद गुलाम रब्बानी साहब भी जो है अपने कंक्लूजन पॉइंट्स दे करके, वक्त रहा तो फिर सवालात बिल्कुल। आप हमारे पास सिर्फ एक 10 मिनट है, जी जी, तो हम एनआरसी के ताल्लुक से कई सारी चीज़ें देखे हैं, एक बीच में जो है 498 का एनआरसी के ताल्लुक से और सीएए के ताल्लुक से हम लोग सीधा बातें किए हैं, हम कोई अच्छे अंदाज से भी नहीं समझा सके, हमारे को अल्फाज नहीं आए, हमारे कम्युनिकेशन स्किल शायद उतने ना रहे हों, अल्फाज हम सही तरीक़े से अदा ना कर सके हों। इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में मखसूस इसके ऊपर एक वीडियो बना करके मैं, रब्बानी भाई या और कोई भी जो है बना करके हम तफसील के साथ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा इसका हमको जो है राइट दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया एक्ट बना है वो आर्टिकल 11 है। मैं जैसा बताया है कि आर्टिकल 51 तक आप लोग पढ़िए और उस पर कमेंट हासिल करने की कोशिश कीजिए। आज के हालात में हमको क्या करना है, सबसे पहले मेरे को बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं रूरल एरिया से कि साहब हमारे को अभी से लोग सताना शुरू कर दिए, तुम लोग कुछ गैर मुस्लिम हजरात है, मुसलमान हजरात को बोल रहे कि भाई आप सर्टिफिकेट बना लिए नहीं बना लिए, आपके पास वो प्रूफ है नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये काम करिए कि 4 चीज़ों पे आपको काम करना है। सबसे पहले चीज़, आप किसी भी एक मजहबी जमात से जुड़ जाइए। आज का वक्त का मेरी नज़र में एक अहम तकाजा है, किसी भी मजहबी जमात से आप जुड़ जाइए। आपकी जो समझ में आ रही है, तबलीगी जमात भी हो सकती, जमात इस्लामी भी हो सकती, अहले हदीस भी हो सकती, कोई भी जमात से आप जमात से जुड़े रहिए। दूसरी चीज़, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ जाइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़ जाइए, वक्त का तकाजा है। तीसरी चीज़, अकेले में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारिए मत। इसका जो है अकेले में ज़िंदगी गुजारने का मतलब जो है, आप अपने फ़ोनों पे ज़्यादा ज़िंदगी मत गुजारिए। अकेले जो इंडिविजुअल आप अपनी ज़िंदगी को मत गुजारिए, सर्कल्स में रहिए। और आखिरी चीज़ जो है, जो पहली होनी चाहिए थी, आप अपना ताल्लुक़ मस्जिदों से ज़रूर बना के रखिएगा। इन 4 चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना आपको डर महसूस होगा, ना किसी किस्म का खौफ महसूस होगा, और क्या क्या हुकूमतें कर रही है, क्या गलत और क्या सही कर रही है, इससे आप वाकिफ़ हो जाएंगे। अपने कारोबार करते हुए इन 4 चीज़ों पे अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए, कुछ वक्त 1 घंटा 1.5 घंटा उसको दे दीजिए। मजहबी आप किसी जमात से जुड़ गए, वहाँ घंटा 1-1.5 घंटा आप वहाँ पर दे दीजिए। और मस्जिद में 5 वक्त तो आपको आना ही है। और जो एक चीज़ मैंने बताई है कि इंडिविजुअल आप ज़िंदगी मत गुजारिए, अकेले में तन्हाई में ज़िंदगी मत गुजारिए, आप उसको प्रॉब्लम होगा। अब हमारे एक साहब ने सवाल किया था कि क्या इन पे केस डाल सकते। देखिए, सबसे पहले केसेस डालने का तरीक़ा जो है, हमको जो है, कोई आप कहीं पर गलती होते हुए दिख रही है तो आप पुलिस में कंप्लेंट दे दीजिए। अगर पुलिस ना सुनती है तो फिर अदालत का भी आपको रास्ता है, किसी प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे, या किसी वकील से आप बात कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किन लोगों पर केस डालें। तो आज की डेट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मीडिया, सबसे बड़ा दुश्मन है गोदी मीडिया, ठीक है। वो तमाम मीडिया वाले नहीं हैं, उसमें से मुख्तसर लोग हैं। इनमें कुछ एंकर बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल बदतमीज़ी से या फिर आउट ऑफ द वे जाकर कुछ चीज़ों को गलत बयानी करके बता रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हो, चाहे बादशाहों के ख़िलाफ़ हो, चाहे और किसी के ख़िलाफ़ हो, चाहे आजकल के उलमाए दीन के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। इन हालात में आप जो है, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ताकि हुकूमत तो ज़रिया मीडिया के थ्रू आ रही है हुकूमत, ये मीडिया पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो मीडिया के ऊपर जो भी आपको ऑब्जेक्शनेबल दिख रहा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं आ रहा तो कोई जो भी इंटरनेट के बारे में जानता उसको पहले उस चीज़ को रिकॉर्ड करिए। कोई एंकर, कोई न्यूज़ चैनल, कोई भी इस किस्म की जो है गैर अखलाकी चीज़ें बता रहा है, उसको लेकर के आप
हर जगह इनके खिलाफ केसेस फाइल करिए, डिफेमेशन केसेस फाइल करिए और क्रिमिनल केसेस इन लोगों के खिलाफ फाइल करिए। हर स्टेट में हर जगह इन पर मुंह पर पाबंदी लगाना बेहद ज़रूरी है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। और इसके बावजूद अगर पुलिस नहीं कर रही है तो आप अदालतों में जाइए। आप 10 कंप्लेंट अगर देंगे तो अदालत ज़रूर उसको सू मोटो एक्शन भी ले सकती। तो ये आप फ़िलहाल के दौर में ये 3 चीज़ें, और दस्तूर को जानना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। दस्तूरों अप टू 51 आर्टिकल्स तक आपको जो है ज़रूरी है जानना, और अपने मज़ाहिब के क़ानून से भी आप जाना। इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हमारे निज़ाम वगैरह वो कर रहे हैं अली फाउंडेशन वाले, इसको आप ज़रूर अटेंड करते रहिए और किताबों का भी आप मुताला करते रहिए। जी, कंक्लूजन रिमार्क्स कुछ आप जी 2 चीज़ें बोलकर इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। एक तो कई सारे टॉपिकों पर बात हो गई, जैसे NRC, CAA और डाइवोर्स। थोड़ा नौजवानों की तरफ रुझान करते हैं, तो जो नौजवान हमारे जैसा ट्रैफिक रूल्स तोड़कर जिस तरीके से गाड़ी तेज़ चलाते हैं और एंजॉय करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, और जो है लॉ की कोई परवाह नहीं है, तो इनको भी नसीहत हम देना चाहिए। मेरे पास इसका एक सॉलिड जवाब है। माफ़ी चाहता हूँ, रब्बानी भाई को बात करने का मौका नहीं दे रहा हूँ, कि अली फाउंडेशन है। मैं ISL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाले मुझे बुलाए थे कि लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए करने के लिए, वहाँ पर भी मैं बात रखा हूँ बच्चों के सामने। तो हम क्या करना है, जैसे इस किस्म के फाउंडेशन है, आप ये फाउंडेशन पे ACP साहब, सर्कल साहब को बुलाइए और उनके सामने अहद करिए कि आज से हम हेलमेट का रूल नहीं तोड़ेंगे। जी ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना हम? जी जी जी। और हमारे पास 3 ही चीज़ें हमको रखना है, एक हेलमेट, दूसरा आपको पोल्यूशन बनाना है 60-70 रुपये का, और आपको इंश्योरेंस बनाना है जो 1000-1200 का मैक्सिमम होता। 2000 रुपये इन्वेस्ट करिए, बादशाह की तरह आप रोड पे गाड़ी चलाइए। 2 चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ। एक तो ट्रिपल राइडिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा आजकल के हमारे नौजवान जो है नंबर प्लेट, रैश ड्राइविंग, ट्रिपल ड्राइविंग और नंबर प्लेट पर नंबर छुपा ले रहे हैं ताकि कोई फ़ोटो अभी पुलिस वाला ले ले तो नंबर ना आए। तो कई लोग मुझे फ़ोन किए कि भाई पुलिस वाले पकड़ लिया, नंबर छुपाया। तो मैं बोला जाओ, जो प्रोसीजर है वही करो, मैं आके कुछ बचा नहीं सकता उधर, तुमने क्राइम किया तो वही है। तो ट्रिपल राइडिंग हो चाहे रैश ड्राइविंग हो, और जो है नंबर प्लेट पर नंबर छुपाकर जो है निकल जाना, जो है उसको बोलेंगे होशियारी कर रहे हैं, फ़ोटो भी आई तो नंबर नहीं ला। तो इनके लिए नसीहत करिए, इनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नसीहत एक अलग चीज़ है, या फिर वो चीज़ की वजाहत, वार्निंग दे दीजिए। वार्निंग तो खैर हम दे नहीं सकते, वार्निंग तो पुलिस खुद दे रही है, दुनिया की वार्निंग दे रही पुलिस। जब पुलिस की वार्निंग से नहीं सुन रहे तो हमारी वार्निंग से क्या सुनते। लेकिन खुली बात एक समझा रहा हूँ कि एक चीज़ अगर गलत है तो वो गलत, अगर वो चीज़ गलत है या नहीं है चेक करने के लिए क़ानून को अलग से देखना, ये अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप क़ानून से हट के आपके कस्टम्स एंड कल्चर्स भी है जो आप रहते, कस्टम्स भी क्या होता है। रैश ड्राइविंग कहाँ पर जायज़ है बोलिए आप? रैश ड्राइविंग अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? गलत चीज़ है। बदअखलाक़ी अच्छी चीज़ है, बदअखलाक़ी जिस तरह है रैश ड्राइविंग भी उसी तरह है। ट्रिपल राइडिंग कई करते भाई, ट्रिपल राइडिंग आप एक गाड़ी जब बनाने वाला जब बनाया उस वक्त ये बोला कि ये 2 सीटर है, गाड़ी बनाने वाला ये बोला कि 2 सीटर है। आप तीसरे आदमी को बिठा के जुल्म क्यों कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर? खुली बात बोल रहा हूँ मैं, आप भाई उसकी कैपेसिटी उतनी है, आप उतना ही रखो, आप क्यों कर रहे हैं आप जब कानून तोड़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तैयार रहना है आप। अब होगा क्या, आप अगर आप जो है नसीहत नहीं सुनेंगे, आप अरे चलो भाई भूत बोलते रहते, क्या है इनके बातें सुनना, ठीक है अच्छी बात है, आप पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, रैश ड्राइविंग करेंगे, टक्कर हो जाएंगे, आपके टांग और हाथ टूट जाएंगे, तो आप चलने फिरने के काबिल नहीं बचेंगे। जब तो आप गाड़ी तेज भगा रहे थे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, सर को मार लगता, भाई मौत आना है नहीं आना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एहतियात आपकी जिम्मेदारी है नहीं है बराबर करना। मेरी नसीहत यही है, ये सारे जितने रूल्स है ये रूल्स आपकी अच्छाई के वास्ते है, आपको नुकसान नहीं होना इसलिए रूल्स है भाई। अगर आप हेलमेट नहीं पहने तो आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके सर को मार लगता तो ट्रैफिक पुलिस को क्या जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस वाला जो आपको रुका रहा उसकी तनख्वाह जा रही क्या? उसको नहीं जा रही ना। उसको जो है आप ये सबसे पहले समझ लीजिए, जो समझने की कोशिश ही नहीं करते, ये जितने कानून बने हैं आप और मैं बनाए हैं, हमने एक निज़ाम बनाया है, कानून बनाया है। भाई असदुद्दीन अवैसी साहब को चुन के मैं भेजा है, आप भेजे, कौन भेजे? हम ही भेजा ना। उन्होंने जाके वहाँ पे लॉ पास करवा रहे, तो इनडायरेक्टली तो हम ही ये कानून बना रहे हैं, हम एक ज़ाब्ता बना रहे, फिर वो ज़ाब्ते को हम मानने को तैयार हम ही बनाए थे कि 2 सीटर पे 2 सीटर ही बैठ के जाएंगे। अब कानून हम ही पास करें, फिर कानून भी हम ही तोड़ रहे हैं। अब ये भला हुआ हमारे KCR साहब का कि जो नया अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्ट का है हमारे पास नाफिज नहीं करे, नहीं तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जुर्माने होते थे, आप जो कमा रहे वो उसमें चले आते थे। तो ये कौन सी शान की बात है कि आपको जो है कानून आप
तोड़ करके जो है आप अपने आप को हीरो समझ रहे। क़ानून को बचा करके क़ानून पर चल करके देखिए, फिर जो हीरोइज़्म आपके अंदर से निकलता वो आपके चेहरे पे भी नज़र आता और आपके एटीट्यूड में भी नज़र आता। आप अगर क़ानून तोड़ेंगे तो आप लुच्चे और चोर नज़र आएंगे। ये एक छोटी चीज़, नंबर प्लेट पे से जो नंबर हटाकर जो उशारी कर रहे हैं, फोटो में नंबर नहीं आने की, उस पर बोल दीजिए आखिरी। भाई जो भी रूल्स तोड़ेंगा उन्हें गलत काम कर रहा है। ये नंबर प्लेट छुपा के कईयों का आप ये चोरी के काम कईयों कर रहे हैं आप। जिसके दिल में चोर रहता है वो नहीं करता है चोरी के काम, समझे आप पकड़े जाएंगे तो बराबर नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल गलत हरकत है, नंबर प्लेट छुपाना करना सब चीज़ें बिल्कुल गलत हरकत है। ये हरकत नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर ऐसा करेंगे तो आप शक के दायरे में आ जाते। उसके बाद में आपको जब कोई पुलिस वाला रुकाया तो आप जो है ना पुकारा करते कि जो है इन्होंने रुकाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसी चीज़ों को हम सपोर्ट भी नहीं करते ऐसी चीज़ों को, और ऐसी चीज़ें करने वालों को हम सख्ती से मजम्मत करते हो। हमारी उन लोगों से जो है ना रिक्वेस्ट समझिए आप, मेरा मशवरा है, रिक्वेस्ट नहीं मशवरा है कि जो है ना आप ऐसी हरकतें मत करो आप, बिल्कुल गलत। इसकी वजह से जो है ना बिल्कुल गलत रुझान जा रहा लोगों नहीं, अहद करिए आप। मैं इससे पहले कई वक्त बता चुका हूँ कि कम से कम हैदराबाद के लोग और हैदराबाद की मुस्लिम शख्सियात, मुस्लिम बच्चे ये अहद करिए कि आइंदा 1 महीना हमारे नाम से कोई ट्रैफिक चालान नहीं फटेगा। कर नहीं सकते आप। मैं बताया 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है, 1000 रुपये का हेलमेट, 1000-1200 का, 2500 रुपये हो रहे, 1000-1200 का अच्छा सा हेलमेट, 1000 रुपये का आपको जो है इंश्योरेंस बनाना है, एक 50-60 रुपये का आपको पोल्यूशन, ये आप लीजिए और बादशाह की तरह गाड़ी चलाइए। अब वो 3 अक्सर जो है इस कॉलेज के बच्चे बैठते हैं, टाइम हो रहा, फलाना हो रहा, ये हो रहा। तो अगर वैसा कोई पकड़े गए तो फिर वो अदालत तय करेगी कि वहाँ पे उनको लीनियंसी देनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। मगर गलत काम तो गलत ही है। हमारा इस्लाम भी इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। हमको जो हम मुल्क में रह रहे उस मुल्क का क़ानून हम पर नाफिज, हम अपने आप पर नाफिज कर लेना ज़रूरी है। और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि हम कानून हम बनाते, ज़ाब्ता हम बनाते। 2 घंटे के प्रोग्राम का ज़ाब्ता हम बनाए हैं, अब इसको हम 5 घंटे कर लेते पड़े तो लोग उठ के चले आते। ठीक है, हम ही ज़ाब्ता बनाए, उसको हम ही ख़त्म कर दिए, तो ऐसा नहीं। और एक कोई सवाल है लास्ट लेडीज़ कन से पूछ लेंगे, अगर उनके पास सवाल है तो ठीक है, या फिर हम कंक्लूड करें। लेडीज़ कन से कुछ सवाल है तो करिए, फिर हम कंक्लूड करेंगे। नहीं है आप के पास से किसी के पास सवाल है ब्रदर्स भाइयों के पास से? करिए। हमारे नौजवान उकला, कुछ सवाल आप लोगों के? नौजवान उकला के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में बोले थे, उनके लिए एक आखिरी क्लिप जी दे दीजिए। आप रख दीजिएगा। देखिए, जो अभी नए उकला बने हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारे पास 3 टाइप्स की प्रैक्टिस होती इंडिया में। एक सिविल साइड जिसको लिटिगेशन लॉ भी कहा जाता, और क्रिमिनल साइड होती है, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एक अलग रहती है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने आप को किस उसमें देखना चाह रहे। क्रिमिनल साइड आप वकालत करना चाह रहे, सिविल साइड करना चाह रहे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल साइड करना चाह रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल साइड का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता। तो अगर आप इनमें डिसाइड करने के बाद आपको, अगर आप सिविल चूज़ किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये अहम मज़ामीन है, इस पर आप एक्सपर्टाइज अपने आप को करना है। अगर आप सिविल साइड करना चाह रहे हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़िए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़िए, लैंड लॉस पढ़िए, फिर उसके बाद आप जो है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को पढ़िए। कम से कम इतने क़वानीन पर आप वाकिफ़ हो गए तो आप, मेरी नज़र में, एक आपको कोई जो भी सीनियर है रखने को भी पसंद करेगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं मालूम। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर की किताबें ले लेते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, उसको पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन नॉलेज जो है वो नहीं आती। तो इस सिविल साइड अगर प्रैक्टिस करना है, इन चीज़ों पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। क्रिमिनल साइड आपको जाना है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता, जो क्रिमिनल अदालतों में उस पर इम्प्लीमेंट होता। उसके बाद IPC पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप स्पेशल लॉज हमारे पास होते हैं, जैसे हैदराबाद पुलिस एक्ट है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, वेपन्स आर्म्स एक्ट है। तो इन मखसूस क्रिमिनल लॉज पे आप जो है वक्फियत हासिल करिए, और इन दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस रहता, इस पे आप ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन एज ए जूनियर जा सकते, वकालत आप फाइल नहीं कर सकते। एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड का आपको पता है, आप पढ़ लिए सो है। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स है। इस पर जब तक आप महारत हासिल नहीं करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप काबिलियत के साथ अपीयर नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। और पैसों के बारे में फ़िक्र मत करिए जूनियर वकला, आप अपने 2-3 साल
किसी भी सीनियर से अटैच हो जाइए। अच्छी सीनियर भी आप चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही सीनियर, बहुत ज़्यादा सीनियर है तो उनके पास ही जाना। आप सीनियर्स को चुनिए, 2 साल से 3 साल क्रिमिनल या सिविल आप वहाँ पे काम करिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद पैसे भी आएंगे, आपको लोग बात करने के भी पैसे देते, समझा। तो आप फिक्र मत करिए, लेकिन ये नहीं कि चाहते मुझे पैसे होना, आप बोलेंगे मैं गरीब हूँ साहब, तो गरीबों के वास्ते ये प्रोफेशन फ़िलहाल नहीं है बेटे, तो आप ये प्रोफेशन में मत आइए, कोई दूसरा कारोबार कर लीजिए। ये नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स का और वकला का नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पे पैसे पूछना भी एक ऐप था एक ज़माने में, फ़ीस पूछना भी बुरी बात थी। आज भी हमारे पास एडवोकेट्स एक्ट के तहत जो फ़ीस ली जाती है मुख्तसर फ़ीस है वो। अब ये और बात है, लाखों करोड़ों में जो है फ़ीस हम ले रहे हैं, एक अलग बात है, वो एडवोकेट्स एक्ट हमारे को इजाज़त दे रहा, अब ले रहे। अदरवाइज 61 से पहले जब एडवोकेट एक्ट बना उससे पहले लोग फ़ीस लेने को भी शर्माते थे। तो जो गाउन्स पहनते थे वकला, तो वो गाउन्स में पीछे जेब लगाते थे, कहते हमारे सीनियर से हम सुने। तो वो अपने जो बार एसोसिएशन होता वहाँ पे जाके जो हुक्स को वहाँ पे जब उसको लगाते थे, तो जो भी उनका केस लड़ता था वो चोरी छुपे आके थोड़े से पैसे उसमें डाल के चला जाता था। और आपको मालूम है उस ज़माने के जो वकला थे, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना और आपके जो है अल्लामा इकबाल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तमाम बैरिस्टर्स उस ज़माने के पैसे वाले लोग थे। गरीब लोगों को बैरिस्टर पढ़ने के लंदन कौन जाता था? तो अब ये पैसे वालों को कौन क्या फ़ीस दे सकता था? अगर कोई करोड़पति है उसको 5 रुपये 10 रुपये अगर आप फ़ीस ले जाके देंगे, क्या एक्सेप्ट करेगा? तो ये इस जज्बे से प्रोफेशन में आते थे कि हम कौम की खिदमत, मुल्क की खिदमत करें, और उसी की वजह से आज हमारे को इंडिपेंडेंस नसीब हुआ। यही वकला थे। जन आंदोलन तो सपोर्ट किया, लेकिन वकला बिरादरी ही थी जिनकी वजह से जितने रेवोल्यूशंस दुनिया में आए वो वकला बिरादरी से आए। तो यहाँ पे जो हमारे बैठे हुए भी हैं और जो हमको टेलीविज़न पे सुन भी रहे हैं, ये तमाम वकला बिरादरी जो यंग आ रही है, इनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि फ़िलहाल पैसों के पीछे मत भागिए। आप कौम की खिदमत, सोसाइटी की खिदमत और मुल्क की खिदमत का जज्बा रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाइए। आपका नाम कोई प्रोफेशन में नहीं होता, डॉक्टर्स को भी कोई नहीं जानता जितना वकला को पैसा मिलता और नाम मिलता। तो ये मेरी चंद बातें, गुजारिशात थी, आप इस पर अमल करिए, इंशाल्लाह सक्सेसफुल लॉयर रहेंगे। आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स है तो देकर फिर हम ख़त्म करें। सोसाइटी को कुछ आप मैसेज दीजिए, आज के हालात में कैसा हम आज के हालात तो CA NRC NPR ही है आज के हालात। तो मैं चलिए जितने लोग जो है ना इससे जुड़े हुए हैं CA NPR NRC के मामले में, जितने उनके लिए एक छोटा सा जो है ना मैं मशवरा ये देना चाह रहा हूँ। जितने लोग प्रोटेस्ट में निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने अंदाज से, कोई लोग जो है ना रोडों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जो है ना किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, हर किसी का अपना अपना अंदाज है। तो वो सब लोग काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि जो है ना दस्तूर बचाने का काम चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, मुबारकबाद है वो लोग। दूसरी चीज़, एक छोटे से 2 जुमलों के शेर के ज़रिए मैं बात को ख़त्म कर देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नहीं निकले उनके लिए, जो लोग अभी तक भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बने उनके लिए, कि जो लोग निकल गए उनके लिए ये है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मतलब भाई कौन से तरीके से काम करना, जैसा मैं बहन पूछ रहे थे कि क्या करना फिर, मतलब अगर आगे ऐसा होगा तो क्या, तरीका तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन निकल तो गए काम करने के लिए। तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो सिर्फ वो लोग हैं जो अभी तक घर से नहीं निकले। तो मतलब जो लोग अभी घर में बैठे वो लोग गुमराह है। तो मेरा मशवरा है आप भी निकलिए, ये हिस्सा भी नहीं, क्योंकि इससे जो होने वाला है उसका असर पूरों पे पड़ने वाला है। बस उतना ही।